अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10। उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे। और एक जो बात हम जैसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो ये हमारा मैसेज होता है कि आज जो दिन आगाज़ हुआ है तो दरूद व पाक की कसरत से उसे पढ़ें ताकि जो हम पे बरकतें रहमतों का सिलसिला सारा दिन जारी रहे। उसके साथ साथ जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, एक और चीज़ जो अच्छी खबर हमें अब सुनने को मिल रही है वो है कोविड के हवाले से। आज जो हमने देखा डाटा मुल्तान का, तो सिर्फ 32 पेशेंट मुल्तान में जो सामने आए और अब जो रेशो नजर आई वो 3.2%, 3.2% रिकॉर्ड की गई है, जो कि रेशो 12% थी, 13% थी, अब वो 3.2% पे आ गई है। उसकी रीज़न ये है कि SOPs पर अमल दरामद किया गया और वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा लोग करा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो रेशो है वो कम होना शुरू हो गई है। और अगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, SOPs पर अमल दरामद करते रहेंगे और वैक्सीन सारे लोग लगवा लेंगे तो यकीनन जो कोविड है उसकी जो असरात थे उसमें काफ़ी कमी आ सकती है और आई है। और एक और चीज़, महकमा सेहत की जानिब से NCOC के अहकामात के बाद आज से ये फैसला किया गया कि जो 12 साल के उम्र के बच्चे हैं और या उससे ज़ायद, उनको भी अब कोविड के से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी और इस हवाले से मुख्तलिफ सेंटर भी बनाए गए हैं। जलालपुर पीरवाला में जो सेंटर है वहाँ से जो बच्चे हैं वहाँ से वो लगवा सकते हैं। शुजाबाद में जो हॉस्पिटल है THQ, वहाँ पर जो सेंटर बना हुआ है तो वहाँ भी 12 साल या 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं वो वालिदैन के साथ बे फॉर्म की कॉपी लेकर या वो नंबर लेकर 1166 पर जब मैसेज करेंगे, कोड आएगा, उसके बाद वहाँ पे आके वैक्सीन लगा सकते हैं। सेम जहाँ पर कायद आज़म अकेडमी में, उसके अलावा जो दीगर सेंटर्स हैं वहाँ भी फाइजर वैक्सीन अवेलेबल होगी, तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। ताकि स्कूल ओपन वैसे हो गए, अब टाइम भी दिया गया कि 30 नवंबर तक जो स्टूडेंट्स हैं उनका हर सूरत में जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी कराने के अहकामात हैं, जबकि जो टीचर्स हैं उनके लिए टाइम रखा गया था 30 सितंबर कल तक। जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए ये शराइत हैं कि वो स्कूल में तभी आएंगे अगर उनकी वैक्सीनेशन होगी। तो ये तो वैक्सीन के हवाले से बात है। हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और जिस तरह हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं तो जिस तरह हम तालीम के हवाले से बात करें तो तालीम मेन एक हम कह सकते हैं एक शोबा है, उसके बगैर सब कुछ नामुकम्मल है। कौमों की तरबियत की जो बात की जाती है वो तालीम के ज़रिए मुमकिन होती है। तो हम तालीम के हवाले से बात करेंगे, कोविड ने कितना मुतासिर किया। एक तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं। कोविड की वजह से जो सारा टाइम पीरियड गुजरा, तालीम का सिस्टम क्या बेहतर हुआ, उसमें कितनी बेहतरी आ सकेगी आने वाले दिनों में, और जो नई चीज़ें हमने अडॉप्ट की वो क्या क्या थी, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा जो हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से। इंफॉर्मेशन तक रिसाई की बात की जाती है हुकूमत की जानिब से कि हमने आवाम को ये सहूलत दी है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब कहा यह जाता है कि हुकूमत को वज़ीर आज़म साहब को कितने बार से तोहाइफ मिले तो कहा जाता है कि हम नहीं बता सकते, वो एक अलग बात है। हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल एमरसन यूनिवर्सिटी और उसके अलावा प्रोफेसर इंग्लिश के प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद साहब। सर आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया। सर आपसे आएंगे, मज़ीद पे बात करेंगे। और दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं, होस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, डिबेटर हैं। उसके अलावा जो पब्लिक के हवाले से जिससे हमने राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के हवाले से बात की उसके हवाले से वर्क कर रहे हैं, यासिर आज़ाद। यासिर कैसे हैं आप? हम आपसे इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। हम आएंगे प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद साहब के पास। प्रोफेसर साहब, जिस तरह हमने बात की कोविड के हवाले से, हमेशा कहते हैं यार कोविड आया, हमारा तालीमी सिस्टम बिल्कुल अजीब सा हो गया है, स्कूल बंद हो गए, बच्चे नहीं जा रहे, बेहतरी कहाँ पे आई? आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कोविड के बाद एजुकेशन सेक्टर में तब्दीली क्या आई और बेहतरी की कितनी उम्मीद है? थैंक यू। पहले तो रोही टीवी का मुझे मॉर्निंग शो में इनवाइट करने का। देखिए, हम एक ग्लोबलाइज्ड डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ भी दुनिया के किसी हिस्से में कोई इंसिडेंट होगा वही उसको बहुत बुरा हमारे ऊपर इम्पैक्ट अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। कोविड के आने की वजह से पूरी दुनिया में इम्पैक्ट हुआ और ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में। ये ठीक है कि हमारी गवर्नमेंट ने हम सबको महफूज रखने के लिए कुछ इकदाम किए, उसमें ये भी एक था कि कॉलेजेस को, स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरी नज़र में है वो आई कि हमने ऑनलाइन सिस्टम्स को एक्टिवेट किया। जो हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनके पास सहूलियात नहीं होती, जिनके पास टेक्नोलॉजी के हवाले से विजन नहीं होता, तो ये कोविड ने दिया विजन। कोविड ने इनको उसमें इंक्लूड कर लिया, हम उसका हिस्सा बन गए इंटरनेशनलिज्म का। तो उसके बगैर कोई हमारे पास सोर्स नहीं था।
तो अगरचे इस पर तनकीद भी थोड़ी बहुत हुई कि जी हमारे पास सेल फोन नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे सोल्यूशंस भी थे, जैसे यूट्यूब जगह जगह अवेलेबल है। मैंने एक दो एक्सपेरिमेंट भी इस सिलसिले में किए थे कि जहां स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते उनको टीचर यूट्यूब से वीडियो कॉपी करके वो उन्हें दिखा सकता था। इसका मतलब वो भी इंक्लूड हुए। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे स्टूडेंट के पास आ गया, जिससे वो कंपैरिजन भी कर सकता है दुनिया के साथ। पहले अगर हम 2019 से पहले की बात करें, सिर्फ एक साल पहले की बात करें, तो वो नहीं यूज कर रहा था। नहीं कर रहा था। यूनिवर्सिटियों ने भी इसमें काफी रोल प्ले किया है। मसलन बीजीयू का एक LMS सिस्टम होता था, उसी को उन्होंने डेवलप करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू किया। हालांकि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त वो उतनी कारकर्दगी नहीं दिखा सका, लेकिन अब मजबूरी बन गया उसको मजीद डेवलप करना, उसके लिए बजट मुख्तस करना, उसको बेहतर करना। देखिए ना, राइट नाउ सेल फोन काफी सस्ते हो गए, पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं, प्लस इंटरनेट के भी बहुत सारे पैकेजेस स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल हैं, बल्कि मजीद उनको ये अवेलेबल करने चाहिए। कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, सेल फोन स्टूडेंट के हाथ में देंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेल फोन ने आना है, उसको आप रोक नहीं सकते। क्यों ना उसका एक पॉजिटिव बेनिफिट उठाया जाए, स्टूडेंट को असाइनमेंट्स इस टाइप की दी जाएं कि वो अपने सेल फोन से डाटा को रीड करे। जो स्टूडेंट पहले से मोबाइल को यूज कर रहा था अपनी पर्सनल चीजों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अब वो उसको स्टडी के लिए भी यूज कर रहा है। स्टडी के लिए यूज करे, इंफॉर्मेशन के लिए यूज करे, और क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए यूज करे। सर, क्वालिटी एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मुमकिन बनाना कैसे है? क्योंकि हम अक्सर ये वर्ड तो काफी अच्छा है, कैची वर्ड है, और हम कहते हैं कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? इसके 2 लेवल्स पे करने की जरूरत है और बड़ा इजीली वो किया जा सकता है, इवन इन दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम। इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में टीचर जाके अरस्तू के तरीके से ना पढ़ाए, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ प्लेंटीली अवेलेबल है, वो गूगल पे जाता है, गूगल उसका टीचर है, बट इन द क्लासरूम उसे क्रिएटिव चीजें सिखाई जाए, उसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाए, और सबसे बढ़कर, जैसे पॉलो फ्रेली भी कहता है कि आप उसे बैंक ना बनाएं कि जिसमें पैसे डाले और निकालिए, आप उसे एक ऐसा माइंड बनाएं जो क्वेश्चन कर सकता है कि चीजें क्यों हैं। सवाल पूछने की हमारे यहाँ वो रही है कि हमारे यहाँ कमी रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं वहाँ तो काफी ज्यादा कमी रही है। जो कि हम बच्चे को सवाल सीखना सिखाएंगे, वो सवाल जब उठाएगा तो यकीनन उसकी तलाश भी करेगा, उसके जवाब मुख्तलिफ लोगों से मांगेगा। तो इसका कितना रोल है? देखिए, जॉन ड्यूई एक एजुकेशनिस्ट है, वो कहता है कि हमें डूअर्स पैदा करने चाहिए जो अपने हाथ से काम करें। इंसान को जब आप, वो नाम है ना कि ह्यूमन क्रीचर है, तो वो हाथ से काम करने वाला, होमो सेपियन है। तो वही चीज क्लासरूम में की जानी चाहिए कि अगर कोई पोएम पढ़ रहा है तो वो लिखना सीखे, कोई आर्टिकल चीज बना रहा है तो वो खुद करना सीखे। यानी टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट आते हैं ना, तो बाज़ औक़ात कहा जाता है कि उन्हें प्लायर्स पकड़ने का भी पता नहीं होता, तो आप उसे पकड़ाएंगे तो पता होगा। तो क्लासरूम शुड बिकम क्रिएटिव, और क्रिटिकल थिंकर्स आप पैदा करें, उन्हें क्वेश्चन पूछने दें जहां वो रुक रहे हैं, और उनसे टीचर करवाए। टीचर महज एक मॉडरेटर का रोल प्ले करे और उन्हें चीजें करने दे। जब वो करेंगे तो डेफिनेटली वो बड़े अच्छे प्रोडक्ट बन के बाहर आएंगे। सर, इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो जो बात हम ये कह रहे हैं, इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है या होना चाहिए कितना, तो इसके कितने अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं? राइट नाउ तो वैसे तो टीचर हमारे सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन राइट नाउ 20 to 30% से ज्यादा वो चीजें नहीं हो रही। ये भी वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों से एमफिल्स कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, और वो फॉरेन ट्रेंड भी किसी हद तक होते हैं। उनके इंटरेक्शन की वजह से वो क्लासरूम में चीजें लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसका फ्रैक्शन बहुत थोड़ा है। हमें क्लासरूम टीचिंग को रिफॉर्म करना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, वो भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फॉरेन कंट्रीज को जो डेवलप्ड हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस की है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल्स के हवाले से हम बात करें तो कायद-ए-आज़म अकेडमीज बनाई गई, वो उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया टीचर्स की ट्रेनिंग में। लेकिन अगर कॉलेज लेवल की बात करें, जिस तरह आप बात करें कि अब हमें कम्पीट करना चाहिए, फर्स्ट के एमएस जो हम कहते हैं कि 100 साल जिस कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, हो चुके हैं, तो यकीनन उसके टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक इंटरनेशनल मेयार होना चाहिए। इंटरनेशनल जो कॉलेजेस हैं उनके साथ उनका कंपेयर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो लोकल ट्रेनिंग्स तो हमारी चलती रहती हैं, लेकिन इसको जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो देखें इवॉल्व होती हैं डे बाय डे, किसी भी चीज़ की तरह। हमारी वर्ल्ड अब आफ्टर एवरी 24 आवर इवॉल्व कर जाती है, नई चीज़ सामने आ जाती है, फिर जो नई नस्ल आती है उसको भी नई नीड्स होती हैं। जैसे USA में लोग जब किसी स्टूडेंट को टीच करते हैं तो 10 ईयर अहेड वो अपने सामने रखते हैं। ठीक है, वो तो कहते हैं कि 10 साल के बाद क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर जो है उसको सिर्फ वो हमारे वाला जो एक ट्रैक्टर है चलाना आता है, लेकिन वो उसे सिखा रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड ट्रैक्टर को कैसे वो चलाएगा। आई मीन जो 10 ईयर के बाद आने। सिमिलरली मैंने उनकी एक बहुत अच्छी चीज ये नोट की कि स्टूडेंट को ड्यूरिंग उसके BS प्रोग्राम के, जैसे जर्नलिज्म है, वो उसको रिपोर्टिंग करवाते हैं, लाइव रिपोर्टिंग प्रैक्टिकल करवाते हैं। जब वो फारिग होकर जाता है तो ही इज वेल प्रिपेयर्ड। हम ये नहीं करते, हम इस चीज को नहीं कर पा रहे। और इसी तरह से जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में ज्यादा पैसे ना भी खर्च किए जाएं तो कुछ लोगों को आफ्टर एवरी 6 मंथ किसी भी डेवलप्ड कंट्री में भेजा जाए, वो वहां से लर्न करके आए। इसमें कुछ कुछ काम ऑलरेडी हो रहा है। बदकिस्मती भी है, हमारे यहाँ कुछ लोगों को भेजा भी गया, फिर वो वापस भी नहीं आए। इसके लिए तो लॉ बन सकते हैं ना। देखिए आपने कोई करते हैं ना कुछ, फिर आपको उसकी कमी का पता चलता है, इसमें ये कम है तो आप लॉज बनाएंगे। अब बहुत सारे हमारे दोस्त वापस आ रहे हैं, 5 ईयर का बॉन्ड होता है, वो कहीं नहीं जाते, पूरे 5 ईयर उनको वो देते हैं, अपना नॉलेज देते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं जो सीख के आए। मैंने 2015 में यूएसए को विजिट किया, मैं वहां 2 मंथ से एक यूनिवर्सिटी में रहा। मुझे किसी गवर्नमेंट के इदारे ने नहीं भेजा था, मैं खुद गया था। लेकिन मैंने उनकी क्लासरूम को देखा, उनके टीचर को देखा और मैंने उस चीज को अपने लिए यूज किया, अपने स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया। आप देखें मुझे तो उसमें जो भी बेनिफिट हुआ मेरे स्टूडेंट ये कहते थे कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम यूएसए में बैठे हैं। तो इसी तरह से किसी की क्वालिटी एजुकेशन जब आप इंप्रूव होती है बहुत, टीचर का एक्सपोजर होगा, वो देख के आएगा तो यहाँ भी आके वो डिलीवर कर सकेगा। बल्कि एक मैं छोटी सी सजेशन आपके इससे दूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बनना चाहिए डिफरेंट इदारों के साथ। जैसे लाहौर लम्स बहुत अच्छा इदारा, इस तरह से IBA सिंध में है, तो जो आम कॉलेजेस हैं उनके कुछ बच्चों की टीम को उधर भी भेजा जाए, इंटरेक्शन करवाया जाए। इससे उनको पता चलेगा कि दुनिया क्या उन्हें क्लासरूम की छोटी सी वर्ल्ड में रेस्ट्रिक्ट ना करें, लेट देम गो ऑनलाइन। जब वो बाहर निकलेंगे, अपने जैसों को मिलेंगे तो उनको मजीद सीखने का होगा। सर इसमें हम मजीद भी आपसे बात करेंगे, इजाज़त से हम आपके पास आएंगे। क्या हाल है आपके? आप भी जाते हैं यूनिवर्सिटी में, आजकल दोबारा से क्लासेस का आगाज हो गया? जी बिल्कुल हो चुका है। प्रैक्टिकल वर्क पे कितना फोकस है आपका? अभी चूंकि पेंडेमिक की वजह से मोस्टली क्लासेज जो है वो ऑनलाइन हो रही थी, तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कि हमें जो है वो प्रैक्टिकली काम करना है, तो हमें फिजिकली बुलाया जाए। तो अभी चूंकि कुछ ही दिन हुए हैं क्लासेस स्टार्ट हुए, तो आइए देखते हैं। जब टॉपिक की तरफ आते हैं, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हवाले से वर्क कर रहे हैं, इस हवाले से पहले ये बताएं कि ये एक्ट है क्या, और इस हवाले से आगाही अवेयरनेस कितनी लाजमी है? देखें, आर्टिकल 90 ने राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसका बेसिकली पर्पज़ यही है कि मालूमात तक रसाई हर पाकिस्तानी, हर आम शहरी का हक है। तो उसके तहत जो है कोई भी शख्स, कोई भी आम शहरी, ख्वाह वो कोई किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, वो जिस भी डिपार्टमेंट से कोई सवाल जवाब करना चाह रहा है, वो एक एप्लीकेशन लिखेगा और उसको सबमिट करवाएगा। वो जो है जो हमारा डिपार्टमेंट है वो मातहत है कि उसको जवाब दे। ये जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट है ये 2013 में जो है वो KP में बना, फिर उसके बाद पंजाब में बना, फिर उसके बाद सिंध में बना, 18वीं तरमीम में इसको फंडामेंटल एक्ट में ऐड किया गया। तो बेसिकली इस एक्ट का मकसद जो है वो पब्लिक को एम्पावर करना है। ठीक है, कि पब्लिक को मालूम हो कि हमारे वसाइल कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, और उन्हें किसी भी उसमें फंस किया तरक्याती काम हो रहे हैं या तालीम के वजह से वो पूछ सकते हैं इस वाले से। बिल्कुल वो पूछ सकते हैं। कितने दिन में अदारा जवाबदेही होगा इसका? जो इजी वे में कहें तो 14 डेज में, 2 वर्किंग जो वीक होते हैं उसमें जवाब देने का हकदार होता है। और अगर उसके बाद जवाब नहीं मिलता तो हम पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में जो है वो अपील कर सकते हैं। वो विद इन 16 डेज जो है वो हमें जवाब देती हैं। और अगर विद इन 60 डेज हमें जवाब नहीं मिलता तो जो RTI एक्ट के तहत जो है वो जो डिपार्टमेंट होता है उसके पब्लिक कमीशन का जो ऑफिसर होता है उसको 1 डेज मल्टीप्लाइड बाई 2 के हिसाब से जो है वो उसकी फाइन भी किया जाता है इस हिसाब से। तो फाइन किया जाता है, लेकिन अभी जिस तरह आप बता रहे हैं कि सजा का भी एक पेनल्टी का भी एक मुख्तस है, अमल दरामद कितना होता है? देखिए, अमल दरामद इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा कसूर जो है वो हमारी पब्लिक है। पब्लिक अवेयर नहीं है। एक शहरी को जब एक राइट दिया गया तो वो क्यों नहीं यूज़ करता? हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, हम शॉर्टकट वे की तरफ जाते हैं कि हम क्यों एप्लीकेशन लिखें, हम इसी तरह जुगाड़ लगाने के चक्कर में, जबकि एक राइट मौजूद है। देखें फॉर एग्जांपल, अगर किसी गली में कोई सड़क बनी है, कोई मोहल्ले के अंदर कोई गली बनी है, तो वो 4 माह के बाद एक और कंपनी आती है, वो उस गली को उखाड़ के वहाँ पे सीवी गैस की लाइन डाल देती है, वहाँ पे जो है वो PTCL की लाइन डाल देती है। तो फिर दोबारा जो है वो पब्लिक जो टैक्स पेयर होती है उसका जो पैसा जो है वहाँ पे लगाया जाता है। तो अगर हमारी पब्लिक जो है वो अवेयर हो, वो पूछ सकती है, वो जवाबदेही का हक रखती है कि ये क्या आया जब ये सड़क बन रही थी तो उस वक्त सुईएस को बुलाया गया था, सुईएस को बताया गया था। दरमियान कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, रीजन क्या है, बजट क्यों ज़ाया किया जा रहा है, इस पे अमल दरामद तो किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो इस वक्त हुकूमत है उनका ये मानना है, और ये बार बार वो कहते थे कि हमेशा जो आपका मेन हेड पे जो लोग बैठे हैं वो एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन जब उनसे जब पूछा जाता है कि आपके पास जो तहफ़ आए तो कहाँ से आए, कौन कौन से है, तो ये कहते हैं नहीं ये मुल्की राज हैं, तो ये हम नहीं बता सकते। तो फिर हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रसाई है। जब सेनेट में बिल पेश हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद एक शख्स ने जो एप्लीकेशन की सेनेटर को, चेयरमैन सेनेट जो है उनको, कि हमें बताया जाए कि यहाँ पे कितने जो है मुलाजिम वो इस वक्त मौजूद हैं और उनको कितनी सैलरी पैकेजेस जो है वो दिए जा रहे हैं, उनके क्या वेजेस जो हैं, एक्सपेंस हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। और इसका भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक नेगेटिव इमेज बना गया। तो मेन चीज़ ये है कि जब
कवानीन तो बन जाते हैं, कवानीन पर जब अमल दरामद नहीं होता और जो मेन सीटों में जिनके पास इख्तियारात हैं वो इनको जब इग्नोर करते हैं तो फिर उसके जो असरात हैं वो ज़्यादातर नज़र नहीं आ सकते। हम प्रोफेसर साहब के पास आएंगे। सर, जिस तरह आप बता रहे थे कि क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हमने बात की और टीचर की ट्रेनिंग काफ़ी लाजमी है। साउथ पंजाब की बात करें, आप जिस तरह MSN में प्रिंसिपल भी हैं और कई ऐसे से एजुकेशन से वाबस्ता हैं, तो यहाँ पर किस हद तक वर्क होना चाहिए हमारे साउथ पंजाब को टीचिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से नई टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत है और अच्छी ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि नई टेक्नोलॉजी की किस हद तक ज़रूरत है। मैंने 2016 में एक ट्रेनिंग खुद अटेंड की थी जिसमें मैं ट्रेनर नहीं था, ट्रेनी था, और मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था कि मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी आते थे वो मुझे लगता कि काश ये मुझे दे दें यही पढ़ाने को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग देने वाले को सबसे पहले एक एक्सपर्टीज और स्किल डेवलप करनी चाहिए। वो एक ऐसा ट्रेनर है जो इंतखाब खुद एक्सपर्ट हो, वो एक्सपर्ट। स्पेशली इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं कॉलेजेस के, दे हैव वाइडर एक्सपीरियंस, और इस तरह चेयरमैन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। उनको कहीं ना कहीं फॉरेन लेवल पे ट्रेनिंग देकर, लेकिन उसके बाद हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, हमारी क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें कम हैं। ठीक है। इन सब को सामने रखकर सबसे जो मेन चीज़ है वो कि डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएं, कंप्यूटर की, इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाए बच्चों को। हो सकता है टैबलेट्स वगैरह कोई दे दी जाए जिसमें बेशक कैमरे ना हों, सिर्फ एक्सेस हो उसके अंदर, ताकि बच्चा उसके साथ जा सके। इसमें आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मतलब कि हुकूमत अगर प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करें, गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों की फीसेस खुद पे कर रही है, अखराजात खुद पे कर रही है। अगर उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी, सामने टैबलेट की बात की, अच्छे मोबाइल की बात की, अगर वो प्रोवाइड कर लेती है उन्हीं फीसों में से, फर्ज किया अगर वो 80,000 रुपये फीस जो प्राइवेट सेक्टर 1 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं और जहाँ स्टूडेंट फ्री में तालीम हासिल कर रहा है, उसी में से 20, 25 या 30,000 का टैबलेट उसे एक साल में मिल जाए, जिस तरह हुकूमत ने लास्ट टाइम लैपटॉप का प्रोग्राम शुरू किया था, तो ये कितना बेहतर होगा? ये बहुत बेहतर इस तरह हो सकता है कि कुछ जो प्राइवेट हमारे इदारे हैं उन्होंने इंटरैक्टिव बोर्ड्स लिए हैं। उसका मतलब ये है कि वो व्हाइट बोर्ड की तरह हैं, बट वहां पे जाके आप लिख भी सकते हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ खोल भी सकते हैं, अपना भी उसको रिकॉर्ड भी। तो ये बच्चे को एक बड़ी एक फैसिनेटिंग एनवायरनमेंट पैदा करता है, यानी इंटरेस्ट के साथ बच्चा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों को, वालिदैन को। हाँ, लेकिन हो क्या रहा है कि हम कहते हैं कि नहीं FSC में आपके 1100 में से 1100 आ जाने चाहिए। जी, मैंने पूछा मार्क्स की एक बहुत बड़ी रेस हम लगा रहे हैं। हमारे जो 7 वाले बोर्ड हैं, 7 वाले सूबे में, वहाँ तो 1100 में से 1100 हो गए। जहाँ भी एग्जाम्पल्स हैं से 1098 नंबर, 1097 नंबर, ये कैसे मुमकिन होता है? लेकिन आप ये देखें ना कि इतने तो ले लिए, अब जब उसका एंट्री टेस्ट होता है वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर सकता। कोई भी गैट वगैरह वो देता है वो परफॉर्म नहीं कर, इट मस्ट उसके पास कोई रियल थिंकिंग का, क्रिटिकल थिंकिंग का नॉलेज नहीं है। कंसेप्चुअल उस पर क्यों फोकस नहीं वो सिर्फ वो उसको, यानी वो बैंक है जिस तरह उसमें आप पैसे डाले और निकाल लिए, ठीक है, वो अकाउंट है, उसके पास वो चीज याद है तो उसने वो परफॉर्म कर। अब उसको अगर आप कहीं खुद कुछ करने दें, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें और उसको मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ उसको टीच करें, वो उसमें खुद भी हिस्सा डाले अपना। जो टैबलेट्स वगैरह की मैंने बात की ना, अब ये नहीं है कि इतना कोई करोड़ों का या लाखों का इसमें बजट चाहिए। इदारे, छोटी छोटी चीजें अब सस्ती हो गई बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, उसको यूज कर सकते हैं। सर, मुझे याद आ रहा है कि जिन बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल की थी बोर्ड में, तो उनके लिए लैपटॉप दिए, कल अंक गया था, लेकिन वो कई साल तक बोर्ड ऑफिस में रहे, खराब होते रहे इस वजह से कि यार वो हुकूमत चेंज हो गई है तो इजाज़त मिलेगी तब हम देंगे। और तकरीबन वो 1500-1600 लैपटॉप थे जो कि मैं खुद अंदर जाके देख के आया, वो पता नहीं आप मिले हैं कि नहीं मिले। तो ये तो सूरत हाल है हमारे इदारे कोऑर्डिनेशन की। देखिए, लैपटॉप्स की जो स्कीम थी, मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर और एडवोकेट हूँ। मेरे ख्याल में उसे तो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट इतना कुछ कर सकती थी वो अभी भी पॉसिबल है, और उसको हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि अब आपको वो जो बैग होता था ना बुक्स वाला, उसे उठाने की जरूरत नहीं है। वो लैपटॉप अब एक छोटी सी चिप के अंदर आपकी पूरी लाइब्रेरी आ सकती है, तो एक्सेस भी फिर आप कहीं भी मौजूद हैं, यू कैन ओपन इट, और वो होना चाहिए ताकि आप दूसरी दुनिया के साथ भी इंटरेक्टेड। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोग नई चीजें नहीं खरीद सकते, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी तो स्टूडेंट में एतमाद आएगा, स्टूडेंट खुद से वो परफॉर्म कर सकेगा। अब बच्चा तो सोचते रहेगा कि मैं कैसे लैपटॉप खरीदूं, मोबाइल कैसे खरीदूं, तो इस तरफ जाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या सोचेगा। अगर हुकूमत उसे प्रोवाइड कर देगी उसके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा ये रहा कि हम कहते हैं जी बच्चे खराब हो जाएंगे, और वो दूसरी चीजों, बच्चों पे एतमाद क्यों नहीं है? मैंने अभी, एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि एतमाद क्यों नहीं आप कर रहे, आप उन्हें एतमाद देंगे तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी कि चाइना में गवर्नमेंट ने ये किया
कि बच्चे गेम खेल सकेंगे बट 1 आवर पर डे, इससे ज्यादा नहीं खेल सकेंगे। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप उनको नॉलेज की तरफ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो दूसरे कामों की तरफ नहीं जाएंगे। तो जो हमारी ये जो नीड है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, ये तो आपको इतनी ज्यादा है साथ चलने के लिए दुनिया के और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जाहिर है कि आपने एक पूरी दुनिया से कम्पीट करना है। अब आप अपने एक शहर में नहीं रहते। देखिए सर, हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम जो भी चीज़ हमारे पास आती है हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वालिदैन भी थक जाते हैं कह के, उसके अलावा टीचर भी। बस कि गेम है PUBG, बच्चों ने इतना सर पे सवार कर लिया कि इतने ज़्यादा यूज़ किए कि उसके नताइज ज़्यादा खतरनाक सामने आ गए। देखिए इसमें दो चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो हमें मोरली खुद को स्ट्रांग करना है, अपने बच्चों को भी करना है। आखिर बच्चा चोरी ही क्यों करना चाहता है? अभी हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो वेस्ट में है, वहां से जो ग्रेजुएट बाहर आता है उसके जहन में पहली ये सोच होती है कि यार मैंने ये चीज पढ़ी भी है ना तो चोरी नहीं करनी, मैंने पूछ के लेनी। ये चीज वो पैदा कर सकते हैं तो हमें भी पैदा करनी चाहिए। इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अमेरिका में जिस तरह गए, वहाँ के स्टूडेंट को देखा, उनमें कितना एतमाद होता है और हमारा स्टूडेंट में कितना एतमाद होता है? ट्रिमेंडस। प्रोफेसर से वो क्वेश्चन ऐसे करते हैं जैसे वो किसी फ्रेंड से कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन उनके जहन में होता है वो करते हैं। और तो और उन्होंने कैंटीन्स का जो टाइम रखा हुआ है ब्रेक का, उसमें भी वो ग्रुप करके उनको डिस्कशन पर आमादा करते हैं कि आप डिस्कस करें, हम आपको सुनते हैं और यही चीज़ हम क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और उसके बाद जो टेस्ट देते हैं, दूसरी तीसरी चीजें हैं, प्लेजरिज्म चेक हो जाता है, कोई ऑनलाइन कॉपी नहीं कर सकता। यहाँ बहुत बड़ी शिकायत थी कि जी ऑनलाइन में स्टूडेंट कॉपी करते हैं, तो आप टीचर प्लेजरिज्म चेक करें ना उसका, और उसके बाद उसको एवेल्युएट भी करें जैसे करना चाहिए, डेफिनेटली स्टूडेंट भी सही तरीके से आएगा। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात ये कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उसका जवाब आपने उस तरह नहीं दिया जैसा मैंने क्वेश्चन दिया था, तो मुझे उसे देखना चाहिए, उसके मुताबिक उसे नंबर देने चाहिए। और अगर मैं उसे देखता ही नहीं, बस ये देखता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो वो मैं कभी भी सही एवेल्युएट नहीं करूंगा। बिल्कुल। सो अब हमारे जीपीएस को देखें, 4 में से 3.9 भी अवेलेबल है, लेकिन कोई आइंस्टाइन नहीं हमें मिल रहा, कोई हमें कायदे आज़म भी नहीं मिल रहा। चलें उधर नहीं तो इस तरफ आ जाए। हमारे पास एग्जांपल नहीं है इस वक्त। हाँ, इस मौजूदा दौर के एग्जांपल नहीं है जिनको हम कोड कर सकें सिवाय चंद लोगों के। हाँ, तो और इसमें एक बात लास्ट ये है कि हम मसाइल को बयान जरूर करते रहें, टीवी फोरम पे भी, शो जगह जगह ये बयान, हल नहीं, सोल्यूशन कोई नहीं दे। तो सोल्यूशन पे हम आएंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सोल्यूशन पे बात करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह हमने राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के हवाले से बात की, उसके साथ साथ सोशल वर्किंग के हवाले से बात करेंगे कि कितना लाजमी है नौजवानों का इस फील्ड में आना और इस पे वर्क करना। इस पे हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से और जिस तरह हमने तफसीली बात की कि कोविड के दिनों में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने किस तरह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और हमारे नौजवान अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा जो न्यू साइट्स हैं, किस तरह से उनको अपनी एजुकेशन में शामिल करके अपना जो एजुकेशन का है सिस्टम है, जो चीज़ें सीखने का अमल है, किस तरह से बेहतर कर रहे हैं। इस पर हमने तफसीली बात की प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद साहब के साथ, और कुछ हमारे सिस्टम में फ्लॉज भी हैं, उस पर भी हम डिस्कस कर रहे थे। इस सोल्यूशन की तरफ हम बात कर रहे थे कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो हमारे सिस्टम में खामियां हैं उनको बेहतर किस तरह किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, जिस तरह आखिर में सोल्यूशन की बात कर रहे थे, हल क्या है? हुकूमत कहती है हमारे पास बजट नहीं है, वसाइल नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि इस साल हमने सबसे ज़्यादा बजट दिया पिछले साल की निस्बत, इसमें हमने कोशिश करनी है। तो इस खुद से अदारों को खुद से किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, उसका प्रॉपर हल क्या है? मेरा ड्यूरिंग कोविड क्लोजर से एक एक्सपीरियंस रहा। मैंने लीड किया था जो हमारा मुल्तान डिवीजन का प्रोग्राम था कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का। उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई क्योंकि फर्स्ट टाइम था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन एक उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल सामने आई। वो ये थी कि खानेवाल के कॉलेज में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो टीचर ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने भी और बहुत सारे और दोस्तों ने भी उनको एडवाइस किया कि ये जो इमर्सन के 7-8 केमिस्ट्री के डॉक्टर टीचर्स हैं, इनकी वीडियोस तो अवेलेबल हैं क्योंकि ये तो लेक्चर दे रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप वही क्यों नहीं यूज़ कर लेते? मतलब एक जगह बैठा हुआ जो प्रोफेसर है, जो खानेवाल का स्टूडेंट थे, उन्होंने एमएसएम के टीचर के वीडियो यूज करके कॉपी करके वो अपना सिलेबस मुकम्मल किया। और इस तरह से बहुत सारी और भी लोगों ने कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार आप फेसबुक और यूट्यूब तो यूज करते हो ना, पहले ही कर रहे हो, उसी को एकेडमिक पर्पस के लिए यूज करो। सजेशन से आपकी जो टीचर यूनियन है वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। खुशकिस्मती से नहीं हुए, सबने बहुत फॉलो किया। और हमारा ये मुल्तान डिवीजन की एग्जाम्पल यूनिवर्सिटियों में यासिर साहब बताएंगे, होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, कॉलेजेस में नहीं था, लेकिन हमने 3 मंथ्स कंप्लीट उसको बहुत सक्सेसफुल चलाया, बीएस लेवल पे भी, एफएससी लेवल पे। ऑनलाइन
सिस्टम हालांकि हमारी जिके यूनिवर्सिटी का सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन हमने तो टीचर पे डाल दिया ना कि आप अपना जो सेल फोन यूज करते हैं उसी का डेटा यूज कर लें, वाईफाई आपके घर है वहां से यूज कर लें, किसी ना किसी तरह से इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। तो ये सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने आज तक ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया स्टूडेंट को कि आपने ये टेक्स्ट पढ़नी है, बस एक वन टेक्स्ट। सिलेबस के हवाले से जो हमारे यहाँ मसला है, मसला जो अपनी मैं यूनिवर्सिटी की मिसाल दे देता हूँ, जो टीचर 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे वो पिछले 15 साल 10 साल से वही थ्योरी पढ़ा रही, उसके अलावा कोई नई चीज लेके नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है, कॉलेज में तो चल ही रहा है, तो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैं तो ये आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि 24 आवर के बाद नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। हमारे कंट्री में कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, ये देखें जैसे बीकन हाउस का इंस्टीट्यूशन है या कोई इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्यों नहीं वन टेक्स्ट के ऊपर फोकस करते? वो स्टूडेंट कहते हैं ये टॉपिक है, ये हमारा सिलेबस है, ये हमने आपको टीच किया, आप जाएं जहां से मर्जी तैयारी करें, और फिर आपको अनसीन क्वेश्चन भी उसमें से दिया जाएगा। हम क्या करें, हम उसका बेड़ा गर्क क्यों करें? क्वेश्चन भी हमारे पास फिक्स हैं और वो पैसेजेस भी हमारे पास फिक्स हैं। फिजिक्स है, वही केमिस्ट्री की किताब है, 15-20 साल से चल रही है। अब उसमें ना तो टीचर इवॉल्व कर रहा है, ना स्टूडेंट, और ना एज ए होल माशरा इवॉल्व कर रहा है। तो आपको डे बाय डे लिंक अप स्टूडेंट को करने की जरूरत है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप उनको फॉलो करें। मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि हम जो प्रोफेसर बाहर के हैं उनसे, अमेरिकन प्रोफेसर की बात करूं क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, हम उनसे एटलीस्ट 50 ईयर पीछे होते हैं। यानी जो पेपर वो 10 साल पहले लिख देते हैं वो हमारे पास 10 साल बाद पहुंचता है और उसको हम पढ़ते हैं। थैंक गॉड टू दिस चेंज ब्रॉट बिकॉज ऑफ कोविड कि अब हमारी एक्सेस में बहुत सारी उनकी चीजें भी, जैसे उनका एक पेपर पब्लिश होता है हम तक पहुंच जाता है, और हम अगर उसको रीड आउट करते हैं, अपने स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मैंने अपने BS के स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे किसी भी फ्रेंड दोस्त का पेपर हुआ, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप मुझे दें, उस पेपर को मैंने क्लासरूम में पढ़वाया। अब आप जहां से देखें कि जो नॉलेज वहां क्रिएट हुआ, हमारा चले 100% नहीं हुआ बट मे बी 50% हुआ। अब वो स्टूडेंट फार बेटर है एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जिसने कभी ऐसा किया ही नहीं। एक सर मैं आपसे, आप पेपर की बात करें, रिसर्च पेपर की हम बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो फुकदान रहा है, कॉलेज लेवल की बात करें, जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो या तो सिफारिश में मिलते हैं या वो जो उसकी प्रैक्टिकल की बुक होती हैं गोल बाग से मिल जाती हैं, वहां से हम ले लेते हैं स्टूडेंट। फिर वो यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो वो क्या रिसर्च करेगा जब उसने शुरू से ही एक जुगाड़ लगाया होता है? तो वो यूनिवर्सिटी में भी हमेशा कॉपी करता है, हमेशा वो कोशिश करता है कोई ना कोई इसका कहीं से कोई या किसी को पैसे देकर लिखवा लेता है। तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है, और बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के भी वो जो रिसर्च आर्टिकल है उनमें भी इश्यूज है, तो उन्होंने टीचर स्टूडेंट से कुछ लिखवाए हुए थे। जब ये सिस्टम होगा, इस तरह के हालात होंगे, तो हम किस तरह कम्पीट करेंगे रिसर्च के मामले में? किस तरह से हम कहेंगे हमारे जो प्रोफेसर हैं वो किस तरह से कम्पीट करेंगे, हमारे स्टूडेंट कैसे कम्पीट करेंगे? अच्छा, इस सिलसिले में मैंने रिसेंटली एक चीज विटनेस की कि कोविड वैक्सीनेशन के लोग ना जाली सर्टिफिकेट दे रहे। एक ये भी सामने आया। अच्छा, वो जो NCOC है उसने बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा इतनी तो वैक्सीन हमने लगाई नहीं। तो सिमिलरली हमें टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल, मॉनिटरिंग ठीक है, आपका जो सिस्टम है इट्स ओके, मैं नहीं कहता कि आप ऑफिसर चेंज करते नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें। मसलन एक बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है तो देयर शुड बी समवन जो उसे वॉच भी कर रहा हो कि वो क्या कर रहा है, उसे उसने प्रैक्टिकल दिया भी है या नहीं दिया है। सिमिलरली अगर आप पेपर डेवलप करते हैं तो इट मस्ट गो थ्रू प्लेजरिज्म चेक, बहुत सख्त किस्म का, ताकि आपको पता हो कि यार आगे ये चेक करेंगे, मेरा ऐसे काम नहीं बन सकता। और उसके अलावा जितने भी हमारे जर्नल हैं उनके ऊपर HEC ने खैर बहुत अच्छा चेक रखा हुआ है कि वो एवेल्युएट करते हैं, उनको चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी मिल जाए तो नहीं पब्लिश होने देते। यस, थोड़ा वो ब्लैक शीप्स एवरीवेयर आर देयर, लेकिन इस तरह करके टेक्नोलॉजी को मोर एंड मोर इन्वॉल्व करें तो हमारी बहुत सारी चीजें ठीक बेहतर हो सकती है। और अगर हम कॉलेज लेवल से स्टार्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगी, तो यूनिवर्सिटी में खुद जाके रिसर्च करेगा। मैं इससे भी नीचे स्कूल प्राइमरी लेवल पे जाना चाहूंगा। मैंने एक चीज USA में देखी दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि वहां प्राइमरी लेवल के बच्चे को बुक दी जाती है कि बेटा यू हैव टू रीड इट एंड आफ्टर 15 डेज आपने एक हमें इसका रिव्यू लिख के देना है। प्राइमरी लेवल पे अब वो छोटी सी बच्चों की बुक है, छोटी सी पोएम है, कुछ है, उसने वो पढ़ा, उसने अपने अंदाज में जो समझ में आया उसने लिखा। अब आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाउ टू बी ए क्रिटिकल थिंकर, हाउ टू बी ए क्रिएटिव राइटर। अब वो उस बुक को अंडरस्टैंड भी करता है और यही चीज वो आगे लेकर आते हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। PhD का हमारा यहाँ भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है, इस तरह उससे और लेवल पे होता है। वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होने लगा तो सुपरवाइजर साहब, चूंकि मेरे भी फ्रेंड थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि एवरीबडी हैज टू रीड 90 बुक्स बिफोर अपेयरिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। ठीक है, आप 90 नहीं पढ़ सकते, हमारे मसाइल और भी हैं, बट एटलीस्ट 50 तो हूँ। तो मसला ये आता है, मैं बहुत सी जगहों पे इंटरव्यूज भी लेता हूँ, कल भी मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज साहिवाल यूनिवर्सिटी में किए।
तो स्टूडेंट का नॉलेज अपने उन थीसिस के बारे में भी नहीं होता जो उन्होंने जो खुद लिखे लिखा होते होता हैं। है। और यू विल बी सरप्राइज कि एक स्टूडेंट को मैंने कहा आपका टॉपिक क्या था थीसिस का, ठीक है। एंड ही वाज अनेबल टू रिकॉल द टॉपिक। अपने टॉपिक के बारे में वो नहीं बता सकता। बारे में तो एक डिफरेंट बात है, वो टॉपिक को रिकॉल नहीं कर सके। तो इस तरह की स्टडीज जब हम कराएंगे ना सर, तो ये रिजल्ट्स आएंगे कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, खाली होंगे। लेकिन जब आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, ओरिजिनलिटी की तरफ जाएंगे, और यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसमें इनका। काफी चीजें सर बेहतर हो सकती हैं, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। जैसे जिस तरह हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हवाले से बात करें, आपने भी यकीनन यूनिवर्सिटी की बातें आपको भी याद आ गई होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के हवाले से बात कर रहे थे, आपको अपना एक्सपीरियंस, आपने खुद एप्लीकेशन, मुझे याद है जब ये एप्लीकेशन आया था तो मैंने एमडी ऑफिस में ये एप्लीकेशन दी थी, मुझे 13 दिन के बाद कुछ जवाब मिला था, लेकिन उन्होंने जवाब भी ऐसा गोल मोल दिया था कि उसमें इन्फॉर्मेशन कम थी और वैसे बातें काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने रिसेंटली जो है वो डीएचए को एप्लीकेशन लिखी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को। मैं अपने पेरेंट्स की वैक्सीनेशन करवाने गया तो वहाँ पे जो हेल्थ केयर सेंटर था वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक जो है वो जिसे हम कंपाउंडर कहते हैं जो पैरामेडिक्स का जो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था और कोई अमला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ, तो मैंने आके डीएचओ को एप्लीकेशन लिखी। लिखने के बाद मैंने उनसे रिक्वायर्ड किया कि मुझे बताया जाए इस एक्ट के तहत कि यहाँ पे कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं और उनकी कितनी तादाद है, उनके बाकायदा नाम। और सेकेंडली मैंने ये पूछा था कि मुझे बताया जाए कि यहाँ पे किस किस्म की मेडिसिन अवेलेबल हैं और किस किस्म के पेशेंट का यहाँ पे इलाज किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने उनसे रिक्वायर्ड किया था कि मुझे बताएं कि इसका जो लास्ट ईयर का फंड है ना, कितना इसका बजट आया और उसको कहाँ पे लगाया गया। तो जब मैंने एप्लीकेशन लिखी तो मैं ऑफिस, मैंने कहा मैं बाय हैंड दे के आऊँगा, ये एक आसान होगा और उसको वो वापस नहीं कर सकेंगे। मैं वहाँ पे चला गया तो मुझे तकरीबन 3 घंटे जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। 3-4 उनके फ्लोर्स थे, कभी ऊपर चले जाएं, कभी नीचे चले जाएं, और मसला ये था कि 3 डीएचओज थे, कोई रिसीव करने को पहले तो तैयार नहीं होगा। नहीं था। फिर जब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन देखी, पहले तो मैंने कहा जी भाई क्या करने आए हैं। मैं एक डीएचओ साहब के पास चला गया, वो मेरे डिपार्टमेंट से हटके थे, जो पब्लिक रिलेशन वाले थे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा जी किस चीज़ की एप्लीकेशन है? पढ़ी मेरी एप्लीकेशन, पढ़ने के बाद आप कौन है पूछने वाले? जी आप कौन है पूछने वाले? मैंने कहा सर मैं आम शहरी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान का, तो आपको क्यों चाहिए जो है ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? मैंने कहा सर इसी एक्ट के तहत जो मैंने मेंशन किया है मैं बताने का पाबंद नहीं हूँ कि मुझे क्यों चाहिए ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो पहले मुझे खड़ा रखा, फिर कहते चले आप बैठे बिठा दिया उन्होंने। बिठाने के बाद आप इस तरह करें डिप्टी साहब के पास चले जाएं। मैं डिप्टी के पास गया। डिप्टी जो हमारे इदारों के जो अफसर होते हैं उनका जो तरीकाकार होता है आपको पता ही होगा कि भाई तू कौन होता पूछने वाला, भाई तू एनजीओ तो किसे की कर दें, तू कौन है तू? मैं कहा सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस एक्ट को यूज़ करते हुए बस ये जानना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, चले ये साढ़ा काम है, तू ऊपर चला जा, ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया। उन्होंने मुझे कोई आधा घंटा मेरे से बहस की, मैं सुनता रहा। इवन के उस अफसर को जो उनका डिप्टी था उसको ये भी नहीं पता था कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या। उसने मुझे कहा कि सानू पता है गुर्दे बेचने वाले होंगे ने, असी ये बड़ी इंप्लीमेंटेशन की है, सानू हर शायद नजर है, हर चीज़ अगर हम आपको बताने लग जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, ये नहीं होता वो नहीं होता। करने के बाद मैंने कहा सर नहीं आप मेरी एप्लीकेशन सबमिट कर लें, तो जब डीएचओ साहब आएंगे आप उनको दे दीजिएगा। तो नहीं डीएचओ साहब आप खुद देना उन्हें। मैंने कहा वो कब आते हैं, क्या टाइम टेबल होगा, कोई शेड्यूल? मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया उन्होंने, भाई कोई शेड्यूल नहीं है और पूरे ज़िलेदार जो है वो अफसर है तो जो है वो उनका कोई शेड्यूल नहीं है, जब वो आएंगे तब आप आ जाना। मैंने कहा मुझे कोई टाइम पीरियड बता दें। नहीं जी कोई टाइम पीरियड नहीं है उनका। मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन सबमिट कर लें। ठीक है जी एप्लीकेशन दे दें आप चले जाएं। मैंने कहा इसकी मुझे कोई रिसीविंग दें आप। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी कितने रिसीविंग दे दी है, वो बड़े बड़े पेटों वाले बैठे हुए थे वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं जी मुझे रिसीविंग, ठीक है जी आप मैंने कहा ठीक है मैं वापस लेता हूँ। मैं वापस आके मैंने उसको जो है वो पोस्ट की। पोस्ट करने के बाद मेरे कल 14 डेज कंप्लीट होंगे। अभी तक आपको जवाब नहीं मिला? अभी जवाब नहीं मुझे मिला। इंचार्ज ये कि जवाब आपको नहीं मिला। लेकिन रिसेंट जो है हमारे कुछ और दोस्तों ने, जैसे केपी में एक स्टूडेंट्स को जो है वो उसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसका नाम नहीं आया। तो जब वो उसने फिर इस ऐप को यूज़ करते हुए, हमारे ऐसे किसी दोस्त ने उसे कहा कि आप इसको यूज़ करो, उसने यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन लिखी जो है उस इदारे के तहत। तो उसको जो है 14 डेज के अंदर जवाब भी मिला। जब कमीशन बना तो फिर पता चला कि वो जो लड़का उन्होंने उसकी जगह पे रखा हुआ था वो उसकी सिफारिश की बना पे आया हुआ था, फिर उसको हटा के बाकायदा उसको रखा भी, उसको एडमिशन मिला है, वहाँ पे इसका अमल दरामद हुआ। लेकिन यहाँ पे तो जिस हम बात करते हैं कि स्टूडेंट में सवाल, अब जास्त ने जैसे अपनी एग्जाम्पल बताई कि सवाल पूछना इस पूरी कम्युनिटी में कि आपने अगर कोई पूछ लिया, कोई बात आपने सवाल कर लिया तो समझते हैं कि मेरी शान में कोई गुस्ताखी कर दी, या इसने पूछा क्यों, ये क्यों पूछ रहा है, रीजन क्या है, ये होता कौन है पूछने वाला। हर जगह ये जो माइंडसेट हमारे यहाँ बन चुका है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? ये एक टर्म यूज होती है एलीटिज्म। हम अभी तक वहाँ खड़े हैं 1947 में, और बात होगी बट 70 ईयर गुजर गए, अब हमें ठीक होना चाहिए। लेकिन मैं यासिर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि सिटीजन पोर्टल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बनाई है,
मैं उस पर बहुत खुश हूँ, इसलिए कि उसमें स्टूडेंट है, कोई भी है, किसी इदारे के वो बारे कम में से कम कोई कंप्लेंट जा करे सकते हैं। सर विद इन 3 days। और चूंकि मैं प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहा हूँ और उस दौरान बारहा कंप्लेंट्स आती थी एंड वी हैड टू बी ऑन आवर गार्ड्स एंड विजिलेंट वेरी मच कि हम इसको ठीक करें भाई, इससे पहले कि कोई कंप्लेंट कर दे। अच्छा, उसमें छोटे छोटे लूप होल जरूर होंगे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 14 days नहीं पता चला, वो हमसे 3 days के बाद दोबारा आंसर मांगते हैं कि आपने क्या सजेशन दिया, उस पर एक्शन भी हुआ उस पर एक्शन होता है। तो दैट इज समथिंग कि टेक्नोलॉजी को ये गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा यूज कर रही है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रही हैं। और मैं यासिर साहब की बात को एक और भी कहूंगा कि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, अवेयरनेस का। इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नहीं देना चाहिए, इट शुड कम टू द कॉलेज, मोहल्ले में, स्ट्रीट में। एक आम आदमी को पता हो कि यार अगर मेरा फलाना काम नहीं होता तो वेयर आई कैन गो। सिटीजन पोर्टल बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है, ऐसे ही हर महकमे को, हर ऑफिस को अपना एक वो बनाना चाहिए ताकि वो जवाब दे सके। इस पर मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम। एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से बात की, उसके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन तक, मालूमात तक रसाई का जो हक है आम शहरी का, जो जितने भी सिटीजन उनका हक है, तो इस हक को कैसे हासिल किया जाता है, इस पर हमने तफसीली बात की। और उसके साथ साथ हम तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो एमर्सन कॉलेज को एमर्सन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और अब उसमें मजीद डिपार्टमेंट्स और कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं। कितना बेहतर साबित होगा साउथ पंजाब के लिए, मुल्तान के लिए, और यूनिवर्सिटी के बनने के बाद क्या चेंजिंग आएगी, इस पर भी हम प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद से बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, यूनिवर्सिटी का बनना काफ़ी अरसे से एक डिमांड थी और एक ज़रूरत भी थी कि यार दुनिया जहाँ में दायरे अपग्रेड होते हैं, हमारे यहाँ हमेशा स्लो प्रोसेस होता है। अब देर आया दुरुस्त आया, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, क्या चेंजिंग आई है और आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं आप? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन, और ये हर लेवल पे, हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। सो एमर्सन कॉलेज जो था दैट हैज बीन अपग्रेडेड टू ए यूनिवर्सिटी, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि साउथ पंजाब के जो लोग हैं, मुल्तान के हैं, उन्हें सीएम पंजाब का स्पेशली थैंकफुल होना चाहिए। वैसे वो हैं भी इसी इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए, तो उन्होंने बड़ा ये काइंडनेस की कि इसको अपग्रेड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, एमफिल्स और पीएचडी सोच सकेंगी, जो आम हमारा आदमी है वो एक थोड़ी फीस पे ये काम कर सकेगा, जो आपको आईएसबी में जाके लाखों रुपए दे के किसी और इदारे में देना पड़ता है। एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट गया कि बहुत से स्टूडेंट जिनको एक्सेस नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और दूसरा ये है कि हम अगर अपने तमाम इदारों को एक रेस्ट्रिक्शन में रखेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, तो अपना रोल नहीं प्ले कर सकते। इसके अपग्रेड होने की वजह से अब ये मुल्तान शहर के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव रोल आ जाएगा, बीजीओ को भी कम्पीट करना पड़ेगा और इदारों को भी, तो बेटरमेंट आएगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि राइट नाउ तो जाहिर है कि ये एक नेसेंट, एक बेबी टाइप इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसकी गुड लक इन फ्यूचर हम कह सकते हैं, इन फ्यूचर नहीं, अभी भी मैं ये बात कहूंगा कि ये गुड लक इसलिए थी कि इसमें ऑलरेडी 14 बीएस प्रोग्राम चल रहे थे, 12 मास्टर्स प्रोग्राम चल रहे थे, यानी एक तरह की यूनिवर्सिटी ये ऑलरेडी थी, और एमफिल की परमिशन भी हम बीजीयू से लेने जा रहे थे। इसका मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मुकम्मल था और आप पहले से बीजेयू से एफिलिएटेड थे, लेकिन आप खुद अब इसके सिर्फ हमें कुछ बॉडीज की जरूरत है। जो चौधरी नवीद साहब हमारे वाइस चांसलर हैं, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिंडिकेट हमारी कायम हो चुकी, उसकी नियर फ्यूचर में कोई मीटिंग होगी जिसमें मजीद फैसले किए जाएंगे, क्योंकि सिंडिकेट के बगैर हम कोई इदारे यूनिवर्सिटी में नहीं बना सकते। तो वो और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट के सिलसिले में आ रही है, ऑफिस की रिक्रूटमेंट, फैकल्टी की रिक्रूटमेंट, और उन्होंने बड़ा डेटा कलेक्ट किया है कि किस डिपार्टमेंट में क्या शुरू हो सकता है, एमफिल को स्टार्ट करने की किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा काम उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी का हमने एक एक्सपीरियंस देखा, वुमेन कॉलेज का, वुमेन यूनिवर्सिटी का, वहाँ काफी क्लैश चलता रहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरमियान। तो यहाँ तो कोई आने वाले दिनों में हमें ये सामना तो नहीं देखना पड़ेगा। ये बात हुई थी जब मैं प्रिंसिपल के तौर पर एक्ट कर रहा था, दैट टाइम मेरे दोस्त बड़े वो स्ट्राइक पे जाया करते थे कि ये नहीं होना चाहिए। असल में होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ना इन ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर नहीं कर पाते इन द वेरी बिगिनिंग। अगर इन सब लोगों को बताया जाता उस वक्त भी आपका फ्यूचर ये है और आप इस तरह कर सकेंगे, तो शायद ये नहीं होता। और दूसरा ये कि जैसे इन्फॉर्मेशन की बात है, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं किया गया, जिसको पता ही नहीं है तो वो जाहिर है कि थोड़ा बहुत अपना कंसेप्शन, फिर जो बात सुनेगी उसी को हालांकि यूनिवर्सिटी में आने से एक प्रोफेसर को एजुकेशनली, एकेडमिकली और फाइनेंशियली ज्यादा बेनिफिट होगा और उसके प्रोग्रेस के चांसेस होते हैं। जैसे आप देखें, हमारे बहुत सारे प्रोफेसर जिनकी जॉब एंड होने वाली है, वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट हो रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो जस्ट विद इन 30 ईयर ऑफ एज और 35 उसमें आप सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, उससे अप्रूवल के बाद आप आ सकते हैं। लेकिन बात यह है
कि आपको कुछ करना पड़ता है, हाँ। ये बगैर आप आगे नहीं आ सकते। ठीक है। और अब हमारा जो वेलफेयर स्टेट की बात तो हमने बड़े एंजॉय किया है कि सैलरीज आ रही हैं, पढ़ाओ ना पढ़ाओ जो भी सब वो खत्म होने जा रही हैं चीजें, क्योंकि अब हर किसी को काम उसी तरह करना पड़ेगा जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। बिल्कुल। तो जब आपने काम ही करना है तो बेटर से बेटर इंस्टीट्यूशन की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल में मुल्तान के जो लोग हैं, साउथ पंजाब के जो लोग हैं, एमरसन यूनिवर्सिटी उनके लिए एक एसेट साबित होगा, और एक अच्छा इजाफा है, एसेट साबित बिल्कुल। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, कैपेबल लोग हैं, PhDs हैं, और इसके अलावा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा डेवलप्ड है। लेकिन जो 100 साल तारीख रखता है इदारा, मजीद जब इस तरह डेवलप होकर सामने आएगा तो फिर हम आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि पूरे मुल्क के लेवल पर भी कम्पीट करने के ऐसे आ जाएगा। यासिर, आपके पास आएंगे। फॉर्मेट के हवाले से अगर हम बात करें, फॉर्मेट क्या है, एप्लीकेशन किसके नाम लिखनी है और किस तरह का उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है? इसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, बस आप एक ब्लैंक पेपर पे एप्लीकेशन लिखें। आप ये जरूर मेंशन कीजिए कि ये डिपार्टमेंट वफा के अंडर आता है या सूबाई के अंडर आता है। ठीक है। फिर उस एक्ट का आप हवाला देने के बाद आप किसी भी तरह से जो है वो एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवा सकते हैं। और इसका एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसी एक्ट में ये बात भी ऐड है कि अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते तो हर डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज अवेलेबल एंड ही इज बाउंड टू आपके लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए वो हर वक्त रेडी है। आप उसको कहेंगे ये मेरी एप्लीकेशन है तो वो अपने ही डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन लिखेगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स ब्लाइंड है और वो नहीं लिख सकता, नहीं देख सकता, तो वही मुतलका डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन लिखेगा? जी, आप अपने ही इदारे के लिए एप्लीकेशन लिखेगा वो लाजमी, ठीक है। वो बाउंड है। हाँ, तो उस पर वही बात के अवेयरनेस कितनी लाजमी है इसके हवाले से? अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आम कम्युनिटी को, पब्लिक कम्युनिटी को नहीं पता चलेगा कि ये राइट्स हमारे मौजूद हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारी आवाम को ही होगा। जब हमारे डिपार्टमेंट्स और आवाम के अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हम ऑब्वियसली जो है हम डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि आए रोज़ वाक़यात हैरेसमेंट के हवाले से होते हैं या फिर नंबर्स के हवाले से होते हैं कि नंबर बच्चों को नहीं दिए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में उसका होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक सेक्टर्स में, किसी और इस तरह के जो भी सेक्टर्स जो गवर्नमेंट से फंड्स ले रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट से फंड्स आ रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर से जो जवाबदेही तलब कर सकते हैं। तो मुझे इंक्वायरी कमेटी से बनती है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती शुरू से पूरे मुल्क का। ये तो खैर तारीख हमारे कि जब भी कोई कमीशन बनता है, इंक्वायरी कमेटी बनती है, उसकी रिपोर्ट पता नहीं कहाँ चली जाती है, आती भी है तो अमल दरामद नहीं होता। इस तरह की चीज़ों से कुछ बेहतरी आएगी? थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को मौका दें करने का और उनके ऊपर बेजासी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ना लगाएं, और हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद इसलिए हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आप हैं माशाल्लाह, इस तरह के यासिर साहब हैं, तो ये लोग सारे बड़े कमिटेड से हैं। ये नए, इनको ना मिलेनियल जनरेशंस कहते हैं, यानी ये 2021 के बाद आने वाले, ये वो लोग हैं जिनको डिजायर है कि हम प्रोग्रेस करें और हम राइटफुलनेस की तरफ जाएं। ये जो अभी जुगाड़ का वर्ड यूज कर रहे थे, ये ना करें, वो लर्न भी करना चाहते हैं, प्रोसेस के थ्रू आगे टीच भी करना चाहते हैं। तो एज अ रिजल्ट बेटरमेंट जरूर आएगी। माजी में जो होता रहा है उससे हमने सीखना है और उसको आगे जाके उन गलतियों को नहीं करना है। अगर देखें ना, अब इमरान खान अकेला पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं खुद को ठीक करूं कि मेरी ये जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रोजाना शाम को मुझे सोचना चाहिए कि मैंने आज क्या दिया है कौम को। स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि मैंने अपने टीचर को आज क्या दिया है, मैंने लर्न क्या किया है। तो डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल से फिर कम्युनिटी लेवल पे चेंजेस तब तक वो चेंज बनेगी पूरे माशरे में। आई एम वेरी होपफुल कि इट मे टेक 10 to 20 इयर्स मोर। कौमों की जिंदगी में कुछ ज्यादा 65% हमारे नौजवान हैं। आप टीचर भी हैं, प्रोफेसर, इतना अर्सा हो गया माशाल्लाह सर्व करते हुए एजुकेशन सेक्टर में, कितने पुरुमीद हैं? हमारा नौजवान एक तो कमिटेड है, एम्बिशियस है, एनर्जी से भरा हुआ है, और जब से वो दुनिया से कनेक्ट हुआ है वो अब कुछ अपने लिए करना चाहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि राइटफुल मीन्स से करना चाहता है। तो ये वाली जो चीज़ है, अगर इसको ज़्यादा फैलाया जाए इदारों के अंदर, ट्रेनिंग कोर्सेज हों, सेमिनार्स हों। मैं यही पूछने जा रहा था कि लास्ट में स्किल्स का होना हमारी एजुकेशन में कितना लाजमी है, क्योंकि डिग्री मिल जाती है, उसके बाद वालिदैन कहते हैं जॉब नहीं मिली, वो डिग्री उसको उस सेक्टर में जॉब के लिए नहीं पहुंचा सकती, कम्पीट नहीं कर सकता। स्किल का होना साथ कितना लाजमी है? इसमें तो बहुत अच्छी आपने बात की, मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन हमारी होनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस कायम हुए लेकिन कम है। अभी तक हमारी डिग्री सिर्फ अफसर बनने के लिए है। डिग्री में ये होना चाहिए कि आप स्किल ओरिएंटेड बच्चे पैदा करें, जिसके पास स्किल है वो आगे कामयाब होगा, वरना नहीं होगा। दुनिया बड़ी तेजी से चेंज होने वाली है, स्किल स्टूडेंट काम कर सकेगा। हमारे जितने भी लोग बाहर जाते हैं, हमारे 80% लोग रात जाते हैं, उनके पास स्किल नहीं होती, वो या तो तंदूर पे काम करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, उसके अलावा कोई स्किल नहीं होती, जिसकी वजह से वो कमा भी नहीं पाते इतना ज्यादा। तंदूर के हवाले से याद आया, अगर आप कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं तो अगर आपने बेकिंग का कोर्स किया हुआ है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। सो दैट इज व्हाट की स्किल चाहिए। दुनिया को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, स्पेशली जो
इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट की है या कंप्यूटर की है, आप आज उसका रूल है, अगर उसके थ्रू आपने स्किल्स अडॉप्ट की हुई हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसमें हम अच्छी बातें भी कहें, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसी बातें याद हैं। हमारे पास ई कॉमर्स के कॉमर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ई कॉमर्स का है? उन्होंने कहा कि नहीं है सही, लेकिन वो बंद हो गया हमारे पास, हम नहीं करा रहे। तो दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और हमारी यूनिवर्सिटी में ई कॉमर्स का शोबा नहीं काम कर रहा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब इस पर वर्क करना चाहिए सबको। इस पे रिफॉर्म्स की नीड है और देखने की जरूरत है कि आपके दाएं बाएं क्या हो रहा है। आपका जो कल को 10 साल के बाद बच्चा मार्केट में उसमें जाएगा, आपके अगर दिल में पेन होगी तब आप पेन लेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, मेरा दायरा कहाँ पे है, हमने कम्पीट करना है, हमने बच्चों को आगे लेके आना है। तो इस वाले से छोटी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मेरे ख्याल में हमें अपनी स्टेट को प्यार करना चाहिए बजाय इसके कि हम किसी पर्सन को करें। इफ यू लव योर कंट्री, अपनी स्टेट से आपको प्यार है, तो आप हर लेवल पे उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहेंगे, सिर्फ अपने बच्चे में नहीं, पड़ोसी के बच्चे में भी, अपने स्टूडेंट में भी। तो जब आपको स्टेट से मोहब्बत क्रिएट, और वो तब हो सकती है बहुत सारा लिटरेचर स्टेट के लिए लिखा जाए, लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाए, अच्छा लिखा जाए, डेफिनेटली क्रिएटिव लिखा जाए, उन्हें उनकी हिस्ट्री के साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट बताए। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये चाहूंगा कि हमारा स्टूडेंट अपने आप को इक्विप करे। बाय इक्विपिंग आई मीन कि वो स्किल्स को अडॉप्ट करे और उसके बाद मार्केट ओरिएंटेड के हिसाब से वो एडमिशंस ले जहां उसको लगता है कि वो कामयाब हो सकेगा। और हमारे सिस्टम के अंदर एक ऐसा चीज भी होनी चाहिए जिससे हर स्टूडेंट को पता चल सके कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। वो करके अगर वो आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली, अभी भी हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, वो उसको सपोर्ट करेंगे तो मजीद बेहतर हो सकता है। याद से लास्ट में क्या पैगाम देना? मैं यही कहना चाहूँगा कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए, शॉर्टकट यूज़ करने चाहिए। हम शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं और जो अपने मोराल्स हैं उनको हाई रखना चाहिए। याद से बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीली बात की। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, न्यू स्किल्स के हवाले से, न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से और हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, यकीनन अगर हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो हम तभी दीगर माशरों का, दीगर कम्युनिटीज़ का, दीगर जो ममालिक हैं उनके स्टूडेंट से अपने स्टूडेंट का कम्पीट करा सकते हैं। उसके लिए हुकूमत को भी, उसके अलावा टीचर्स को भी, वालिदैन को भी, सोसाइटी को भी, तमाम तर माशरे के तबकात को उसमें शामिल होना होगा, तभी हम एक बेहतर, अच्छा, एजुकेटेड माशरा डेवलप कर सकते हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे करशी सेहत का सफ़र। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे करशी सेहत का सफ़र में आपको एक मरतबा फिर। और अज जड़ा मौजू है जिन्हें तसा गाल करना ले है और कम ऐसे प्रोग्राम थीन थे जिन्हें असा अपने जेड़े भेणे हैं, जेड़े सारे मावा हैं ते जेड़े सारे बच्चे हैं उन्होंने दे मसलों ते गाल की वने। अज असा गाल करना आले हैं अमराज नस्वां ते और इन्हें दे कुदरती हल ते गाल करे सो, कुदरती इलाज ते गाल करे सो। बहुत सारे बच्चियों को पीरियड्स के मसले होने थे, पीरियड्स की बंदिश थी वेंदी, जो हैज़ भी आखा वेंदे थे कि पीरियड्स की बंदिश है, कि कम आवना और कि ज्यादती। ये तो अस गाल करे सो सनद हकीम साहब हैं, हकीम जावेद हाशमी साहब हैं, अस को वेलकम आखसूँ, खुश आमदीद आखसूँ। क्या हाल है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सही, हमेशा दी खैर। थैंक यू हकीम साहब, को वक्त देते थे। हकीम साहब आज जरा हट के मौजू है जिससे बहुत घट गाल की वेंदी है और ये सारे खवातीन दे अंदरूनी अस आ सकते हैं कि बीमारियां हैं जिन्होंने जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है और इनका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अज अस निस्वानी मर्ज जड़े हैं उन्होंने गाल करे सो और दसे सो कि केड़े केड़े हैं ते और वाल अगो से चलसो इन्ह दी वजह, इन्ह दे असबाब, इन्ह दे अलामात और वाल अस इन्ह दे इलाज ते गाल करे सो दसे सो। बिल्कुल ठीक है सही। एक ते गाल है सही निस्वानी अमराज दा तल्लक जेड़ा था अंदरूनी दा, खसूसन आज़ाद विच फेल दी खराबी दी वजह तो थे कि अंदरूनी आज़ाद फेल को खराबी पैदा थी वने ते वाल ए मसाइल पैदा थी जिंदे कसरत हैज है, कमी हैज है, वरम रहम है, लिकोरिया है, ये ज़्यादातर औरतों को ये थी। ठीक ठीक जी। ते इन्हां ते खसूसन यह है कि कुछ थोड़ी जी तालीम दी कमी, थोड़े जे मेडिकल के असूलों तो ना वाकिफ होवन, ई पारों भी लोगों को ये बीमारियां थी वेंदन। ठीक है। अच्छा, पहली बीमारी जड़ी है वो है पई वरम हमल नहीं रहम
रहम की गाल अस करे सो कि वरम में जड़ा रहम है या बच्चे दाने के अंदर जी सोजिश थींदी है ये क्या बीमारी है और इनके असबाब क्या होने थे ओ दसे सो पहले इंदा ये है कि एक ते आत्मशक्ति वजह तो थी वेंदी है, ठीक सोजाक दी वजह तो थी वेंदी है, ठीक है, कई चोट लग वने ते उंदे नाल भी थी वेंदी है, ठीक है, ठीक है, कमजोरी है रहम दी वजह तो भी सोजिश थी वेंदी है, ठीक है, अच्छा ठीक है, वाली दे नाल कुछ रतूबता ऐसे हैं जिवें लेसदार मादा खारिज थींदे उंदे नाल थी वेंदी है, कमी खून दी वजह तो भी थी वेंदी है, ठीक है, अस्काते हमल दी वजह तो थी वेंदी है, बार बार हमल दा अस्काते होना उंदे नाल भी वरम यानी यूट्रस विच किथे चोट लगना जी जी ठीक है ये थी सकदे थे उनके अलावा हफ्जान सेहत की गल करेंदे पे उनके असूला तो वाकिफ ना होवन थी सकदी थी और इनके अलावा जड़ा है मिस कैरेज जड़ा थी वेने ताड़ा उनकी वजह नाल भी ए वरम रहम थी वेंदे ठीक है हां ठीक है अच्छा इनकी अलामत क्या क्या अलामत हैं एक ते के पिंडलियां तो को जबरदस्त दर्द महसूस थी सी ठीक है खसूसन पेट दे तले हिस्से तो को दर्द महसूस थे जिन नाल तो सब बह नहीं सकदे ठीक बावण भी थोड़ा औखा थी वेंदे उदे के अमूमन इंदे नाल थींदे जदा टाइम वरम रहम थी तो एक लेसदार मादा जड़ा था ओ लाजमी खारिज थींदे ठीक है नकाहत थींदी वजूद तुसां में सुस्ती जी महसूस करे सो ठीक है ते ये चीज़ां जेड़न ता ज्यादा सामने आंदे ठीक है यानी जेड़ी मरीजा है जिको जनाब यूट्रस के विच सोजिश थी वेंदी है उन जेड़े अलामात हैं ओए हन पे कि जे तारी मरीजा दी निचली जगह है यानी कमर निचले हिस्सा है उथे पेन फील करे सी और इनके अलावा जेड़न कि पाँव फैले सी तो वाले दर्द दी शिद्दत महसूस करती है अक्सर पिंडलियां में दर्द रासी खातून को चलन फिरन दे दौरान इनके अलावा जेड़ी माहवारी है वो भी तकलीफ दा हो सी थी यानी जेड़े पीरियड्स आने इनके अलावा पेशाब भी वल भी आ सकते रुक रुक के भी आ सकते बिल्कुल ये अलामत आइंदे हैं कि नाले महसूस थी वैसे तो के वर में रहम है ठीक है लेकिन अक्सर औकात अदन क्या है मतली और उपकाई भी फील थी सकती है अक्सर औकात नहीं बाज औकात यानी बाज औकात मतली भी थी सकती है ते क्या भी आ सकती है बाज औकात में थी वेंदे कि वो महसूस नहीं भी जिवें मेरे को क्या आंदी पई है मतली थी वेंदी है हां नौशिया जी को आदन तो या उनके बाद क्या थी भी वेंदी है ठीक है अगर वरम थी वेंदे थी यानी सोजिश थी वेंदे तको जनाब तदी यूट्रस विच तो वाल जड़ा है तो अगर पुराना जख्म है पिया तो वो जख्म बन वैसी ना नहीं अगर जे पुराना वरम रहते तो रह के वरम तो जख्म बन सकते हैं क्यों दा जख्म नहीं बन सकते रहम दा जख्म नहीं बन सकते ठीक है जिको अल्सर भी आदन रहम दा ठीक ते उन तो अगर हिफाजत कीती वने फौरी तौर पे अपने मुआलिज नाल मिल गिने बंदा तो इंशाल्लाह इन तो बच्चा बन सकते हैं ठीक है अच्छा हुण असा वरम दे रहम दी जड़ी मतलब इलाज है उन पासे आने और करशी दे केड़े अद्वियात हैं जेडे के इस्तेमाल कीते इंदे च सर फरिश्ते के मेरे पिछू खातूनी है इनको तुसा इस्तेमाल करने कि ए लाजमी बेहतर है उनके वास्ते कि अगर तुसा इनको लिक्विड फॉर्म में चाहिए ठीक है ते सवेरे दोबारा शाम 3 टाइम तुसा 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो ते वर में रहम वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है इन्हां मावन हैं चीज़ां कि तुसा अगर अरके मको भी पी देंदे वे करशीदा ही गिन के ठीक है अरके कास नहीं गिन देवे इनदे नाल मावन हैं कि ए इनदे नाल अगर तुसा गिन देवे तो जरा जल्दी बेहतर थी वैसे तुसा माजून है दबीदुल वर्द वो तुसा गिन लो तो इन नाल जरा जल्दी फायदा थी वैसे तो ठीक है यानी इन अलावा जिवें कि सर दसने पे से कि पीरियड्स रेगुलर ना आना होवे यानी माहवारी तो को बकायदगी नाल नहीं आती पई कमजोरी है रहम दी कमजोरी है और या मिस कैरेज थे या कमर विच दर्द है तो या मतली या क्या या घबराहट अगर तुसा मैं मतलब तो को लगदे थे तो वाल तुसा खातूनी जड़े है इस्तेमाल कर सकते हां करशीदी खातूनी इन बेस्ट है बहुत ज्यादा इन अच्छे असरात हैं के इस्तेमाल भी करवाए तो उन्हें अच्छे रिजल्ट इन्हें मिले ठीक है तरकीब इस्तेमाल क्या है 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम तो इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है यानी कि 10 मिलीलीटर दे जड़े चम्मच 2 चम्मच चाय वाले तुसा ओ इस्तेमाल कर सकते हो इन दे अलावा मावन अद्वियात केड़े हैं जेड़े के रिपीट कर दे सकते गुजारिश पहले भी की थी माजून है इनदे नाल दबीदुल वर्द उन्हें नाल तुसा अरके कासनी गिन सकते मको गिन सकते वे ए नाल इंदे मावन हैं तो अगर ये गिनते हुए तो इंशाल्लाह उनके नाल तो आपको जल्दी फायदा थी वैसे ठीक है हुण असां गल करेसो कि बंदिशे हैज की गल करेसो इनके असबाब क्या क्या होने थे क्या कुछ इं हवाले दसे सो कि अगर जड़ी है हैज दी पीरियड की बंदिश थी वेंदी है वाल क्या करना चाहिए थे और पहले असबाब दसे असबाब है कि कमी खून पहले थे असबाब है
कि इहदी वजह तो बंदिश थी वेंदी है। दूजा है कि रहम दा मुंह घट होना, खुला घट होना, ठीक है, उनकी वजह तो भी थी वेंदी है, ठीक है। वल हिफजान सेहत दे असूलों तो ना वाकिफ होवन इहदे नाल भी थी वेंदी है। पर दूजा यह है कि खुराक दा अच्छा ना होवन भी इंदा मूजब बनदे कि वालो कमी है खून होंदी है, उनकी वजह तो हैज दी कमी भी नाल थी वेंदी है। ठीक है, यानी मोटापा भी एक रीजन बन सकती है, खून भी बन सकती है, कमी खून भी बन सकती है, ज़ियाबतीस भी बन सकती है, यानी शुगर भी बन सकती है थी। और जनाब रहम विच अगर रसोली पैदा थी वेंदी है तो वो भी है, रहम दा छोटा होना वो भी एक जो है इनकी असबाब थी सकते थे। अच्छा, इनकी अलामात क्या है, बंदिश हैज़ दी अलामात क्या क्या हो सकते? अस हुण जैसा असबाब ते गाल कीती है ते इनकी अलामात क्या हो सकते? एक मरीज़ा विच क्या अलामात पाए? एक ते नकाहत ते वजूद जरूरी है, कमजोरियों को थी सी, कमी खून थे सी, रंग उनका जर्द थी वैसी, ठीक है, रंग देख सो तो उनका जर्दी माइल रासी, भूख को बहु घट लगसी, ये उनके इलामात हैं कमी खून दी। तो दूजा वाल इनकी ज़ाहिरी अलामत भी तो आपको नजर आती होंदी है भी इनके वो हैज़ जेड़े नु घट आंदे ने, ठीक है। अच्छा, हुण अस गल करे सु कि बंदिशे हैज़ वास्ते करशी दे किहड़े अद्वियात हैं जेड़े कि इस्तेमाल कीते वन सकदे थे? इहदे विच एक तो पहली तो गल है कि मैं तो पहले दसे कि खातूनी जड़ी है ये तकरीबन औरतां दे जुमला अमराज वास्ते ये बेहतर है, ठीक है, कि तुसा इको ज्यादा प्रेफर करने। बंदिश हैज़ वास्ते भी ये बहुत अच्छी दवाई है कि अगर खातूनी तुसा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तुहाडे ये भी ठीक थी वैसे। ठीक है, कोई टैबलेट भी हैं जो इस्तेमाल किते वन सकदे थे, वो भी दसे सो कि केड़ी टैबलेट हैं वो भी खाते वन सकते थे? मेंसो फारिन गोलियां अगर वो खादे वनन 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम मेंसोफार दे नाते हैं करशी दे, ठीक है, ते वो खादे वनन ते उनदे नाल, ठीक है। मेंसोफार गोलियां दी खसूसियात क्या हैं? ए माहवारी अगर तोड़ी बंद है या रोक रोक के आंदी है, कम मिकदार च आंदी पई है, तकलीफ ते नाल आंदी पई है, क्योंकि बहुत सारी शिकायत हैं जेडे अक्सर बच्चे करेंदे पे होने थे, ते वाल तुसा जेडे है मेंसोफार गोलियां दा इस्तेमाल करे सो जेडे कि करशी दे गोलियां हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह। इहदे नाल है कि खुसूसन मैं वो एक गाल विच रह गई, विटामिन के दी कमी दी वजह तो भी मेंसेस घट आंदे, ठीक, ठीक है। अगर तुसा गोलियां दे करशी दे इस्तेमाल करेंगे तो ताड़ी वो कमी भी विटामिन के दी कमी भी नाल नाल पूरी थींदी रासी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हुण तक अस गल करदे प्यार से कि अगर तारे पीरियड्स कम आने या रोक रोक के आने या बंदिश हैज़ है तो वाल तुसा मतलब ये अद्वियात इस्तेमाल करने थे, उनके इसबाब ते गल कीती, अलामात ते गल कीती। हुण एक कसरत हैज़ यानी कि बहुत ज्यादा पीरियड्स दा आवना और ये जी खराबी है, ये क्या रीजन है, क्यों खराबी थी है खवातीन विच, इनकी क्या वजह है? एक तो इनके नाल थोड़ा जिहा बीमारियां भी कुछ अलामात हैं ऐसे बीमारियां दे कि जेड़े उनकी वजह तो ये थींदे कि मेंसेस वध वेंदे, कुछ बीमारियां भी हैं। अच्छा, उनके अलावा ये है कि कसरत खून की वजह तो ये थी वेंदी है कि जिसम में अगर कसरत खून है उनकी वजह तो भी थी वेंदी है। दूजी वजह ये है कि तुसा ज़ियाबतीस दे पेशेंट ही इहदे नाल भी ये थी सकदे कि ताको मेंसेस दे पहले वो कमी दा है लेकिन इहदी ज़्यादती दा वैस भी ये बन वेंदे। ब्लड प्रेशर दे पेशेंट ही वाल भी तो कोई बाज़ औकात थी वेंदे, बाज़ औकात अक्सर औकात नहीं थींदा लेकिन बाज़ औकात थी वेंदे ते ज़्यादती खून दी वजह। रहम दे टल वंजण तो ये थी वेंदे, रहम दे टेढ़े थी होण दी वजह तो ये थी वेंदे। दूजी गाल ये है कि बार बार जेड़ा है वो अस्काते हमल दी वजह तो ये थी वेंदे, ठीक है, ते कसरत हैज़ थी वेंदी है, ठीक है। यानी नॉर्मल टाइम विच खवातीन जेडे डेधे बैठन साकू जो सारा प्रोग्राम उनको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जेडे पीरियड्स हैं पे वो तो आपको 5 तो 6 दिन तक आने चाहिए थे, ठीक है, नॉर्मल। पहले 4 दिन ज्यादा होने थे, उन्हें बाद आहिस्ता आहिस्ता कमी वाले पास से आते, पहले और बीमार बिल्कुल खत्म थी रहे थे, लेकिन जिन्हों को ज्यादा होंगे उनको 8 दिन के बाद भी आते रहने थे, इनके अलावा वक्फे वक्फे नाल भी आते रहने थे। जी बिल्कुल, इनका चाहिए कि एक तो वो ज्यादा आनंद, ठीक है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना चाहता हूँ लेकिन मजबूरी है चूंकि दसने पैड भी उनको बाज़ औकात दी 2 दफा बदलना पै, ठीक है, नॉर्मल है कि खवातीन को दी में 2 दफा पैड इस्तेमाल करे दी है जिनको नॉर्मल आने, जी जी बिल्कुल, और जिनको ज्यादा आने उनको ज्यादा भी इस्तेमाल करना पै, ठीक है, ठीक है। और इनके अलावा जो अयाम मुकर्रर दे अलावा महीने के दौरान भी तो आपको ब्लीडिंग या ब्लड आ सकते थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, उनके वास्ते नॉलेज को दिखावना बहुत ही जरूरी है। जेडे तारे पीरियड टाइम है उन तो अलावा भी थी वेंदे और वो जेडे वो दौरान दी हैं वो जेडे मेंसेस दी हैं उनदे विच भी तो आपको ज्यादा आंदे,
हाफरान और डी भी बात वेंदन बाज़ोकात डी होंदन भी तो अगर 5 तो 6 डी आंदे लेकिन ये डात डी थोड़ी भी बाज़ोकात चल ठीक है तो इंदे असबाब क्या हैं असा जो कसरत हैज ये पीरियड दे वधारे दी गल करने है तो इंदे असबाब क्या हैं सबब इंदा हिकते मुर्गन गजावा इंदा सबब बनदन ठीक है मुर्गन गजावा दूजी गाल है मैं जिवें पहले दसे कि कसरत खून भी इंदा सबब बनदे ठीक है खून दी ज़्यादती पतला होना हां पतला होण भी इंदा सबब बनदे तो खून दी ज़्यादती भी इंदा सबब बनदे ते खून विच विटामिन के दी कमी भी वजह है रीजन हां विटामिन के दी कमी होसी तो यकीनन ते वालते लाजमी थी मोटापा है गुस्सा है हां जी गुस्सा गम ये चीज़ां जेडे ने कसरत दा बायस बनदे ठीक है ते मिसकैरेज है मिसकैरेज नाल भी थी वेंदे अक्सर ते बाल दी पैदाइश के बाद बेएहतियाती जड़ी कीती वेंदी ए भी बाल वाल पैदा थीवन नाल भी थी वेंदे कि बाल पैदा थींदे पेन के ज्यादती है पैदाइश थी तो उन नाल भी बाज़ औक़ात थी वेंदे अच्छा इंदे अलामात क्या होसन थे यानी कि ज्यादा पीरियड्स आवन दे अलामात क्या हैं पे एक तो खून दा इखराज जड़ा है तेरे बदन तो ज्यादा जाहिर इसरात ही कमजोरी महसूस करे सो क्या बिल्कुल कमजोरी तो यकीनन गाल है जेटा खून दी कसरत होसी तो यकीनन तुसा कमजोर थी सो उन नाल रंग दा बदलन भी तोड़े नाल थी सुस्ती भी थी वैसी उन नाल काहली तोड़ी अमूमन काहली भी थी वैसी दूजी गाल है कि भूख भी बाज़ औक़ात दी खत्म थी वेंदी बंदे दी भूख भी नहीं लगदी उनको ये भी इंदे नाल तो यानी पेशाब दा जो रंग है वो भी जर्दी माइल जड़ा है और पेशाब विच खून दी हमेशा थी वेंदी ताई पर और जर्दी माइल थी ठीक है तर रंग जड़ा फेस है वो भी जर्द थी वैसी ठीक है यानी ए मरीजा जड़े कमर ते नाफ विच दे साइड तक शदीद दर्द भी फील करे सी हां कई टाइम ज्यादा हाजमा भी खराब रहा सी बिल्कुल हाजमा पहले मैं तो अर्ज की थी कि खावन पीवण ची को थोड़ी जी महसूस थी सी दिक्कत के भूखी घाट लग सी ठीक है ते कमजोरी तो यकीनन है कसरत हैज नाल तो कमजोरी तो यकीनन है ठीक है हां जी अच्छा इतना घाट आवना पीरियड भी मसला है और इतना ज्यादा आवना भी पीरियड दिखा वने यकीनन वो बीमारियां च कंसीडर थींदे ता ठीक है अगर घाटे तो वाले रेगुलर नहीं आंदे हां जी तो ओ उंदे ते ताको इलाज करवावना पोसी ठीक है और करशी दे अद्वियात हैं जेडे कि कुदरती हल करशी दे तो करे सो और अगर ताको ज्यादा आनंद ते है ताको कसरत है जाने पीरियड ज्यादा आनंद तो वाले भी ताको इलाज करने की जरूरत है क्योंकि ना ताको वीकनेस थींदी है चेहरे दी रंगत पीली थी वेंदी है और जरा है जिवें गाल थींदी बे कमर और नाफ वाले पासे है तो दर्द फील करेंदे हो महसूस करेंदे हो तो यानी ये भी जरूरी है कि इतना भी अपना इलाज किया वने या करवाया वने बिल्कुल इंदी दवाई भी है करशी दी बहु मशहूर जमाना भी है और अच्छी दवाई है सफूफ हाबस ठीक है ए इंदे च अगर तुसा इस्तेमाल करेंदे वे ते इंशाल्लाह इंदा अच्छा रिजल्ट मिल सी ठीक है इंदे अलावा वल लिकोरिया है हां कि इंदे तो अगली गाल जड़ी है और लिकोरिया ते दू चीज़ां ते गाल थी गई ठीक है लेकिन असा पहले सफूफ हाबस थी क्योंकि गाल की थी तो उनकी खसूसियात जानना चाहूं कि इस सफूफ दी क्या खसूसियात हैं मैं अर्ज की एक ते विटामिन के दी कमी को पूरा करे सी दूजी गाल है कि कसरत हैज जेड़ा है दा उनको एक घाट करे सी ठीक है हाँ जी हाबस से चूंकि उन्हें घट करने खून को ते जेड़ी रवानी है खून की तेजी की वजह तो ये अगर मैन से ज्यादा आने तो उनको भी ये बेहतर करे सी और इनका अच्छा होंदा रिजल्ट मिले सी अच्छा खून की ज्यादती को रोकने वास्ते दीगर जड़े अद्वियात हैं उनमें शरबत अंजबार है पिया अंजबार भी है हाँ हाँ जी मैंसो फार देना तो गोलियों में तो पहले दसन थोड़ा जा वो भी अगर इस्तेमाल कर गंदे वे ते ओदे नाल भी बेहतर थी वैसी ते दूजा है कि शरबत अंजबार इंदा नाल शामिल हाल रखो ये मावन अद्वियात है जे शामिल थी सन ठीक है अच्छा हम लकोरिया की गल करने हैं जेड़ा कि बहुत सारे खवातीन को मसला होंदे थी लकोरिया जो है एक सफेद रंग की रतूबत है जेडी कि खवातीन को ऐसी बीमारी जेडी अंदरू खोखला कर देती है थे कुछ ये हवाला दसे सो कि बीमारी क्या है पई और उनके बाद जड़ा है वाला सा ए इन्फेक्शन है क्या है इंदी वाला अलामात ते गाल करे सो वाला सा इंदे इलाज ते गाल करे सो जैसे लकोरिया अक्सर पहले तो है कि एक कई उम्र की कैद नहीं कि लकोरिया केड़ी उम्र च थी वेंदे ठीक ए बालां को भी थी वेंदे जेड़े बाल जवान थी उन्ना को भी थी वेंदे उनके अलावा दरमियानी उम्र वाले भी बुढ़ापे च लकोरिया थी वेंदे एक ते रहम की कमजोरी की वजह भी बनती है दूजा है कि नाकस गज़ा की वजह भी बढ़ती है तीजा एक के हिफ्ज़ान सेहत के असूलों तो नावाकिफियत की वजह तो भी बनती है चौथ इनकी इलामत जी है इन एक लेसदार पानी तक आसी
दूजा यह है कि इंदा बार बार पेशाब की जिमें हाजत थी इवें तो महसूस थी भी इंदी पेशाब की हाजत थी भी हालांकि वो लिकोरिया हो ठीक है ठीक है यानी इंदे नाल एक तो खून विच दी कमी दी वजह रीजन बन सकती है खून विच कमी है इन्फेक्शन है तो आपको इनके अलावा दायमी कब्ज भी पेचिस भी थी सकती है बंदिश हैज भी थी सकती जिन्हें को घट पीरियड्स आने उन्हें को भी लकोरिया थी सकते थी इनके अलावा वरम होवे रहम विच तो वो भी एक रीजन बन सकते थी बिल्कुल वर्म रहम की वजह तो भी ये लिकोरिया थी वेंदे उनके अलावा खुराक की कमी की वजह तो भी ये थी वेंदे दूजा एक जी खसूसन बहुत गालियाँ ऐसे जड़े सिर्फ ई पारू करें पिया भी लोगों को अवेयरनेस थी वने दूजा कोशिश करनी है कि थोड़े जे परागंदा ख्यालात हैं जड़े खसूसन नौजवान तबके इन्हों को थोड़ा जहा इन तू बच के रासन तो वाल लिकोरिया नहीं थी ये भी इंदा मूजब बन ठीक है लिकोरिया की अलामात क्या क्या हैं असबाब तो सगाल की थी इससे अलामात क्या क्या हैं पिया पहली तो ज़ाहिरी कमजोरी है ठीक है कमर च दर्द शुरू थी वेंदे लत्तां दर्द शुरू थी वेंदे उनके अलावा तुसा वैसे ही तुहाडा कई काम को दिल नहीं बनेदा तीजा यह है कि ऐसा ऐसा तो कमजोरी एडी वध वेंदी है कि अगर लिकोरे का तुसा इलाज नहीं करेंदे तो कमजोरी एडी वध वेंदी है भी तुसा बाहन उठन तो थोड़ा तंग थी वेंदे ठीक है तो ई बारू इहदा है कि बेहतर हाल ये है कि जिवें तुहाको शुरू थीवे तुसा अपने मुआलिज नाल राबता करो ठीक है पिंडलियां विच दर्द रहंदे ताको खिंचाव महसूस थींदे कमर विच दर्द रहंदे ताको रूटीन वाइज दर्द दी लोग अक्सर शिकायत करदे थे जेड़ी है माहवारी जेड़ी आंदी है ओ भी दर्द नाल आंदी है अक्सर बच्चे ई चीज दी शिकायत करदे पे और इनके पीरियड्स जेड़े आने पीरियड्स दे दौरान जेड़ा है जे दौराने ही दर्द फील कर रहे थे ते माहवारी दर्द तकलीफ नाल आंदी है उन लोगों को पेशाब जेड़ा है ओ भी तक बार-बार आंदे थे तकलीफ नाल आंदे इन अलावा जो जिस्म है पतला दुबला और कमजोर थी वेंदे तबीयत सुस्त थी वेंदी है ऐसी जड़ी मरीजा है मरीजा दा हाजमा खराब थी वेंदे थिया और को भूख जड़ी है घट लगदी है जी इयो गाली मैं सारे कर बैठा पहले गुजारिश ये है रिपीट करे पे हकीम साहब ताकि सारे देखने वाले भेड़ को पता चले बिल्कुल ताको अच्छी गाल है कि उन्हें को अच्छी तरह याद थी वैसन जहन नशीन थी वैसन दूजी गाल है कि अगर ये एहतियात जेड़े तुसा दसेंदे पे अगर ये करन तो इंशाल्लाह इंदा तू बच्चा बन सकदे एक गाल दूजी गाल है कि लिकोडिन गोलियां एक करशी दे ठीक है वो इस्तेमाल करने खसूसन इहदे वास्ते ते नाल उंदे अरके मको है अरके कासनी है ते माजून दवेदुल वर्द है ये इस्तेमाल करन इंशाल्लाह ये सारे बीमारियां दे जेड़े भी नस्वानी बीमारियां हैं इन्हां च इन्हां दा रिजल्ट अच्छा मिलदे अगर ये दवाइयां इस्तेमाल कीते वजन नाल नाल उंदे जेड़े मखसूस हैं वो दवाइयां अस दसने पे भी इंदे नाल तुसां अगर लिकोडिन गोली है वो इस्तेमाल करो सवेरे दोपहर शाम ते नाल उंदे मामन जेड़े अद्वियात अस दसने पे ये अगर इस्तेमाल करो तो उनका अच्छा रिजल्ट ठीक है ते लकोरिया जड़ा है ये भी दसदे हो ना कि ये रहम तो निकलने वाला सफेद रतूबत है जेड़े के कमजोरी पैदा करेंदी है और इनका इलाज कराना बहुत जरूरी है असा को आम समझते हैं इतना आम कह नहीं इनके नाल बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट थे एक मरीजा विच हां सब तो पहले अगर लिकोरिया लगातार रहंदे अगर लिकोरिया लगातार रहंदे ते वल ओ औरत प्रेग्नेंट भी रहम कमजोर थी वैसी और प्रेग्नेंट थी होना भी ओदा मुश्किल थी वैसी ठीक है ते यकीनी गाल है कि जे टाइम शादी तो बाद लोग ही ज्यादातर कुछ दिन हुन भी धी पोत खुशखबरी के देने पे ते ई पारू इंदा ख्याल रखना चाहिए कि लिकोरिया अगर नौजवान तबके को है तो खुसूसन में उनको गुजारिश करे सा कि ते प्रागंदा ख्यालात तो थोड़ा जा परे रहन दूजा खुसूसन जेड़े इंदे नाल ताल्लुक रखेंदन प्रागंदा ख्यालात नाल मैं वाजे नहीं करेंदा पिया लेकिन समझदे पे होसन नौजवान तो माहौल रहना बहुत जरूरी है अच्छा हुन असा गाल लेकोडिन दी क्योंकि लेकोडिन गोलियां हैं जो तो इस्तेमाल करने चाहिए थे करशी दे इंदी खसूसियात क्या हैं कुछ ही हमारा दसे सो हां ये लिकोरिया कुछ ही खत्म कर देंदन ठीक है और कोशिश करन कि थोड़ा जा हिफ्जान सेहत दे असूला तो वाकफियत रखें ठीक है यानी लेकोडिन जड़ी है तो कैल्शियम की जड़ी कमी है वो पूरा करेंदी है तो जड़ी भुख जड़ी तोड़ी खत्म थी चुकी होंदी सुस्ती फील करेंदे हो थकन फील करेंदे तो ये टैबलेट्स नाल तो कम से कम ये मसले भी नाल खत्म थी लिकोरिया दे जेड़े जेड़े इलामात हैं जेड़े जेड़े उनके असरात हैं उन सारे को लिकोडिन जड़ी है वो खत्म करे सी ठीक है अच्छा ये दसे सो कि इंदा तरीका इस्तेमाल क्या है पिया किवें इस्तेमाल करने थे दो गोलियां सुबह दोपहर शाम तुसा खा सकदे वे ठीक है दूध दे नाल तुसा घेन हां दूध दे नाल घेन सकदे वे ठीक है ते दूजी गाल है कि खुसूसन कोशिश करनी है
कि ये रेगुलर थोड़ा जिहा करन जब तक उन्हां दा आराम नहीं आता। ठीक है, ठीक है, अपने मालिज नाल राबता करके तो इनको रेगुलर थोड़ा जिहा रखें तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिल सकते। अच्छा कशी दे तमाम अद्वियात जड़े हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किए वनन थे, जो सारे नाज़रीन को दसे सो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग जेड़ा है ये क्या है? ये परख है जी सोने दी कार गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर यह है कि एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट है, दूजा यह है कि नफासत नाल हर चीज़ को परखा वेंदे कि इंदे घिनण तो घिन के कि इंदे परचेजिंग तो घिन के इंदे तरसील तोड़ी इंदे बनावण तोड़ी सारा जड़ा है म्यार जड़ा है अच्छा रखा वेंदे। सोने दी कार इंदा म्यार रखा वेंदे ते नफासत इंदी उवें आंदी है जिवें असां बोलण च अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने इवें इंदे घिनण ते इंदे बनावण ते इंदी तरसील तोड़ी इन्हां दा सारा काम जड़ा है वो बेहतरीन सोने दी कार होंदे। ठीक है, और करशी दी जेड़ी मसनूआत हैं कित्था मिल सन कुछ इहां अलग तफसील एक ते खसूसन सब दवाखाने तो मिल सन, फार्मेसी तो मिल सन और हुण ते सहूलत है कि ऑनलाइन भी तुसां को घिन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। और आज हकीम साहब ऐसा मौजू है जो कि साढ़े भेणी वास्ते है, खवातीन वास्ते है और इन्हें बहुत घट गाल थींदी है जेडे ये मसले हैं पे वरम होना हम वरम रहम जेड़ा है लिकोरिया है, पीरियड्स दा घट आवन या ज्यादा ज्यादती है या लकोरिया दा मसला है, ये ऐसे मसले जेडे कि मरीजा को बीमार कर देने थे और भी बहुत सारे बीमारियां वाले पासे चले वने थे। बिल्कुल सही, पोशीदा अमराज ने लेकिन जिक्र करना जरूरी है। ते मैं ते कोशिश कीती है कि थोड़ा जा लिबास पवा के इस्तेमाल अपने लफ्ज़ों को लिबास पवा के सारा गाली की ताकि पोशीदा ही राज सारे समझ आने, लेकिन चूंकि लोग हुण समझते हैं तो इशारत के नारे में सारे गाली की भी कोशिश करें इंशाल्लाह इंदा कोई अच्छा इंपैक्ट पोसी जेडे असी आज दी सारी गुफ्तगू। थैंक यू जी हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम जावेद हाशमी साहब सारे नाल इंदे नाल ही नाज़रीन से चलदा पे छोटे जे वक्फे ते किथे नवे सारे नाल वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप देखे थे कशी सीरत के सफ़र हम दोबारा वापस आए और आज एक बात कि जो आज वर्ल्ड हार्ट डे है, दिल के अमराज के हवाले से आज आलमी दिन है और इस हवाले से हमने देखा कि सुबह मुख्तलिफ अदारों में इस हवाले से आगाही वाक का भी एहतमाम किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से एक वाक निकाली गई, उसके साथ साथ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी इस हवाले से आगाही वाक का एहतमाम किया गया। अगर हम वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से बात करें तो इस वक्त अगर हम साउथ पंजाब की बात कर लें तो इस वक्त सिर्फ एक ही इदारा काम कर रहा है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चौधरी परवेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जो कि दिल के मरीजों के इलाज के हवाले से यहाँ पर मुल्तान में सरकारी सतह पर काम कर रहा है। तो मरीजों की तादाद की बात करें तो रोज़ाना इसमें इजाफा नज़र आ रहा है। आप अगर कभी जाएँ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तो वहाँ पर जितना रश नज़र आता है, जितना लोड है मरीजों का और जिस तरह से वहाँ का स्टाफ वहाँ के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, यकीनन वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि एक अदारा जिसको डेवलप किया गया था उसके बाद कहा यह गया था कि उसकी तोसीक की जाएगी, उसके बिल्कुल ही साथ एक तोसी सेंटर का आगाज़ हुआ, लेकिन अभी तक वो 208 बेड के करीब वो जगह है, अभी तक उसे मुकम्मल नहीं किया गया। 2012-13 से वो प्रोजेक्ट शुरू है और अभी तक 2021 से हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो तरजीहात क्या हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इस साल मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डीजी खान हॉस्पिटल है, उसके लिए भी इस हुकूमत ने 1 अरब से ज़ायद का फ़ंड जारी किया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो दिल के अमराज के मरीज़ हैं उनके इलाज के हवाले से अब नए हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं और मज़ीद उनको डेवलप किया जाएगा। ये तो बात हो गई वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से। उसके साथ साथ एहतियात भी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एक मेन काज बताई जा रही है नौजवानों में। क्योंकि उस दिन हम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए तो वहाँ पर डॉक्टर्स का यही कहना था कि पहले 45+ एज के लोग आ रहे थे, 50+ एज, क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उसके अलावा दीगर उनको मुख्तलिफ स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, उस वजह से वो दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारे नौजवान भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। रोज़ाना के हिसाब से नौजवानों की भी तादाद सामने आ रही है जो कि दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं। उसकी जो एक मेन वजह बताई गई, एक वजह तो स्ट्रेस का, डिप्रेशन का होना है, उसके साथ साथ जो स्मोकिंग है उसकी वजह से, और उसके अलावा फूड, अच्छी खुराक का ना होना भी एक फैक्टर है जो कि इसमें शामिल किया गया, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला हो रहा है। और इस हवाले से
मज़ीद जो हमारे नौजवान हैं उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अगर ऐसे ही लाइफस्टाइल चलता रहा तो यकीनन इसमें इजाफा होगा, और जब इसमें इजाफा होगा तो लाजमी बात है हम देख सकते हैं हमारे पास पहले ही अस्पतालों की कमी है, हमारे ग्राउंड्स आबाद नहीं रहते। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की बात कर लें, कितनी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ हो रही है और किस लेवल की हो रही है, बच्चों को कितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, किस तरह का वर्क होना चाहिए था। एक कोविड की वजह से सारा सिलसिला चलता रहा, कोविड की वजह से ग्राउंड्स बंद रहे और इस हवाले से कोई बेहतर वर्क नहीं हो सका। नई चीज़ों को अडॉप्ट हमें करना चाहिए और इस हवाले से वर्किंग को बेहतर बनाना चाहिए। और हम देखते हैं कि आज अभी तक हम कुछ चीज़ों को बेहतर इस लिहाज से नहीं बता सके कि जो अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस का होना काफ़ी लाजमी है। हम अक्सर देखते हैं कि रोड पर जब भी कोई हादसा होता है, कोई भी वाक़या होता है, तो उस हवाले से वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ पर लोगों को मालूम नहीं होता कि यार हमें इसकी हेल्प कैसे करनी है। 1122 पे कॉल की जाती है, रेस्क्यू का इंतज़ार किया जाता है। शुक्र है रेस्क्यू का महकमा भी हमारे यहाँ है जो कि फौरी पहुँचता है और वहाँ पर तिबी इमदाद देता है। लेकिन उस वक्त अगर कोई हमें कोई इस तरह का हैपनिंग हो जाए, वहाँ पर हमें कोई फर्स्ट एड देनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। इस हवाले से अवेयरनेस काफ़ी लाजमी है और इस हवाले से आज हम बात करेंगे। जिस तरह हमने आपको बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे भी चल रहा है, उसके तरह दीगर हमने आपको बताया, तो अवेयरनेस इन चीज़ों की काफ़ी लाजमी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू ऑफिसर RSO अरशद खान। अरशद साहब, आपको खुशामदीद। हम इस हवाले से आपसे बात करेंगे। एक चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं, रोड पे कुछ भी हो, जब भी कोई हादसा होता है लोग 1122 पे कॉल करते हैं, लेकिन एक चीज़ कि जो लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि हमने फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसकी ज़रूरत कितनी है, उसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से बताइएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आज सेलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस सर इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि हमारा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है हम जो क्लेम करते हैं वो 7 मिनट्स है। अब 7 मिनट्स आपको पता है कि जो रोड्स कंडीशंस हैं, ट्रैफिक का जो सिस्टम है, इस सूरत हाल में क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो किसी इमरजेंसी पे हमारा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, किसी पे कम भी हो जाता है। तो जो 7 मिनट के अंदर अगर हम रिस्पॉन्स टाइम हम दे रहे हैं, उस 7 मिनट के अंदर अंदर जो इमरजेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो जो मकामी लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं या जो रेस्क्यू स्काउट्स हैं, वो मौके पे पहुंचकर, या जो हमारी जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो मौके पे मौजूद हैं और वो तरबियत याफ्ता हैं फर्स्ट एड के हवाले से, तो वो जितना बेहतर अंदाज से फर्स्ट एड देंगे और उसका जितना फ़ायदा होगा मरीज की जान बचाने में, हमें उतना ही हेल्पफुल होगा। उसके लिए कोई वर्क किया जा रहा है कम्युनिटी को इस हवाले से ट्रेन करने के लिए, क्या वर्किंग की जा रही है? जी, हमारा जो कम्युनिटी सेफ्टी विंग है हमारा मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे हमने कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स बनाई हैं तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर। इसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशन जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में रन हम कर रहे हैं कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए, लोगों में हम जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारी जो एक ऐप लॉन्च कॉर्प्स के नाम से, जिसमें हम तमाम स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और बच्चों को बता रहे हैं कि आप इस ऐप के जरिए अपने आप को रजिस्टर करें और ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस हवाले से? जी, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और ऑनलाइन इसकी सर्टिफिकेशन भी है। ठीक है, जो कि एक बड़ा अच्छा एडअप है। जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंटेड एक मतलब चीज़ आपके पास आ जाती है कि आप एक तरबियत याफ्ता पर्सन है। तो इस तरह से हम हादसात में लोगों को बहुत हद तक रिलीफ देने के काबिल बन जाएंगे। तो जो वेबसाइट लॉन्च की जा चुकी है, जी, होने के लिए आम पब्लिक वो किस तरह रजिस्टर हो सकती है, किस तरह से वहाँ से सीख सकती है कि यार अगर फर्स्ट या कोई उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कोई भी हो जाता है, तो उसमें किस तरह फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो उसमें आप ऐप अपनी इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में RCC ऐप, और उसके बाद उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उस पर्सन की वो दी जाएगी। जैसे नाम है, बल्दियत है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, CNIC नंबर है। वो ऐड अप करने के बाद उसमें फिर जब आप वो रजिस्टर्ड हो जाता है बंदा, तो उसमें मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के। ठीक है, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आप वीडियोस देखें और उसके बाद आप जब वो वीडियो पूरे मॉड्यूल आप कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी हमारे नज़दीकी रेस्क्यू स्टेशन के पास जाएं और वहाँ पे अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें उन स्किल्स की
तो जो लोग आना चाहते हैं आप उनको वेलकम करेंगे? जी बिल्कुल वेलकम करेंगे। और हमारे जितने भी मतलब ये कोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और एनीबॉडी इज वेलकम। कोई भी आ सकता है। उस हवाले से ये जो तरबियत का सीखना काफ़ी लाजमी है फर्स्ट एड के हवाले से, क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं कि लोग देख रहे होते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसमें क्या किया जाए, रेस्क्यू का इंतज़ार किया जा रहा होता है। लेकिन अगर उन्हें फर्स्ट एड का पता हो कि हमने क्या हेल्प करनी है इस टाइम, तो यकीनन वो जो उनके सामने जो जख्मी या जो भी शख्स मौजूद होगा उसकी वो हेल्प कर सकते हैं। उनके साथ ट्रेनर मौजूद हैं, कम्युनिटी ट्रेनर मोहम्मद सजाद। सजाद साहब, कितना अरसा हो गया है ट्रेनिंग के हवाले से और इस वक्त किन किन उसमें फर्स्ट एड में तरबियत दे चुके हैं आप लोगों को? सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा तारुफ तो करवा दिया। मोहम्मद सजाद मेरा नाम है और 2009 से मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर जो है ना वर्क कर रहा हूँ। वैसे मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो 2006 के अंदर डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए हुई थी। अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं एज ए इंस्ट्रक्टर ही सिलेक्ट हो गया था। हमारे जो नए रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जो लड़के हमारे नए इनरोल होते हैं रेस्क्यू 1122 में, तो उन लोगों को ट्रेन करने के लिए जो हमारी एकेडमी है, उसी एकेडमी के अंदर ही जो है मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया था। तो 3 साल तकरीबन मैंने उस एकेडमी के अंदर वर्क किया एज ए ट्रेनर। उसके बाद जो है ना 2009 के अंदर जो है वो ट्रांसफर करवा के डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में आया और 2009 से लेके अब तक जो है ना वो मैं तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे एज ए ट्रेनर ही काम कर रहा हूँ और फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग दोनों फील्ड के अंदर जो है वो लोकल कम्युनिटी को ट्रेन कर रहा हूँ। आप तो कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं इस हवाले से? सर मोर देन 10,000। ठीक है, 10,000 लोगों को, 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं जो है बजाते खुद ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। हमारा कम्युनिटी विंग जो है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का वो तकरीबन इससे ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग करवा चुका है। हम कुछ प्रैक्टिकल आपसे करना चाहें, किस तरह अगर फर्स्ट क्या आज जिस तरह दिल के अमराज का आलमी दिन है, तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि हमें फर्स्ट एड क्या देनी है, क्या करना है, तो इस तरह से क्या करना चाहिए? सर देखें, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे कुछ ऐसी कम्युनिटी के अंदर मिथ्स हैं कि जिनको हम जो है ना वो परफॉर्म करते हुए हम उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे एक आम रिवाज है कि घर के अंदर हमारा अगर थर्मल बर्न हो जाए, यानी कि कोई एसिड बर्न नहीं कर रहा या जो है ना वो केमिकल बर्न की बात नहीं कर रहा, थर्मल बर्न एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट की वजह से अगर हमारा कोई जिस्म का हिस्सा जल जाता है, कोई आयरन लग जाती है, बिल्कुल भाप की वजह से, कोई चाय गिर जाती है, गर्म दूध गिर गया, पानी गिर गया गर्म, अब उसके ऊपर कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर टूथपेस्ट सबसे कॉमन चीज है घर के अंदर कि टूथपेस्ट लगा ले इसके ऊपर। उसके बाद घरों में ये जो कपड़ों को सफेदी देने के लिए नील होता है वो लगा लें, उससे क्या है जी ठंडक का इफेक्ट होता है जी, ये लगाना चाहिए। कोई कहता है पोटैटो मैश करके जो है वो इसके ऊपर लगाएं, तो हजार हाँ बातें हैं, ठीक है। जबकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपका जब थर्मल बर्न हो तो फर्स्ट 10 मिनट्स आप उसको टैप वाटर के नीचे रखें, पानी में, सिर्फ पानी उसके ऊपर बहाएं मुसलसल, पानी के अंदर नहीं रखें, बहते हुए टैप चलाएं और उसको अंडर द टैप रखें, उसमें से आप जो है ना वो पानी बहाते रहें। उससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो सबसे पहले नंबर पे जो फायदा होगा कि उस बंदे को पेन में रिलीफ मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा उसका, फौरी तौर पर उसको ठंडा का एहसास होगा। दूसरी सबसे बेहतरीन चीज जो होगी वो ये होगी कि वहां पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो हीट है वो जल्दी फ्लश आउट होगी, आपके सॉफ्ट टिश्यूज को मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पे कर्टन नहीं, आप उसके ऊपर कोई भी लेप कर देंगे, आप उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगा देंगे, दूध की बलाई लगा देंगे, पोटैटो मैश करके लगा देंगे, वो आपकी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अंदर ठीक है रह गई। अब आप वो बाहर एक्सपोज जो हो रही थी एनवायरनमेंट में वो भी होना बंद होगी। अब उसकी जो लिमिट है वो उतना तो उसको एब्जॉर्ब करेगी जो चीज आपने लगाई है, लेकिन उसके बाद बाकी जो अमाउंट ऑफ हीट है वो आपको नुकसान वो उसमें हम वापस आएंगे। अर्शद साहब, जिस तरह सजाद साहब बता रहे थे, इन चीज़ों का पब्लिक को बताना काफ़ी लाजमी है, अक्सर लोगों को नहीं पता, वो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, उस हवाले से इन दी एंड उसका नुकसान होता है। पब्लिक के अवेयरनेस के लिए मजीद किस तरह के स्टेप लेने चाहिए हमें? सर बड़ी अच्छी बात की सजाद साहब ने कि ये जो हमारे यहाँ सीना बसीना इल्म आता है, मतलब एक मिथ कहीं पे कायम हो जाती है और उस मिथ को हम जो है फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो इन मिथ्स का हमें खात्मा करना चाहिए और प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज को हमें गेन करना चाहिए ताकि हम बजाय किसी की हेल्प करने के उसका नुकसान ना कर। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक अप्रोच काफ़ी लाजमी है। जी बिल्कुल, उसके लिए वर्किंग हो रही है सर, बिल्कुल उसके लिए वर्किंग हो रही है। हम इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं अब ज्यादातर, क्योंकि हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसी को हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। क्योंकि रेस्क्यू 1122 का जो मिशन है वो सिर्फ इमरजेंसीज मैनेज करना नहीं है। हमारा जो एक मिशन है, जो हमारे डीसी साहब हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनका जो मिशन है वो ये है कि हमने सेफर कम्युनिटीज को एस्टेब्लिश करना है जहां हम ये चांसेस पैदा कर रहे हैं कि इमरजेंसी हो ही ना, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उसके जो असरात हैं उसको हम मुमकिन हद तक मिनिमाइज कर सकें। ठीक है,
और इमरजेंसी के नंबर्स को भी हम मुमकिन हद तक कंट्रोल इमरजेंसी कर की सकें। सूरत में एक तो पब्लिक को इसमें बताना काफी लाजमी, फर्स्ट एड के हवाले से। सेकंड, वहाँ पे आप लोगों का टाइम पे पहुंचना ये काफी लाजमी होता है। अच्छा, अगर हम इस हवाले से बात करें, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से बात करें, तो किन किन चीज़ों का सीखना काफी लाजमी है? क्योंकि मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं, कभी जी। हादसे का सामना होता है, कभी आग की सूरत हाल जी, होती है, बिल्कुल। जिस तरह हाथ जलने का वाक़या होता है, जी। तो किस किस तरह की ट्रेनिंग होना लाजमी है? सर, हमें सबसे पहले जो हमारी कम्युनिटी को जो तरबियत होनी चाहिए, वो सबसे जो ज़रूरी तरबियत है वो ये है कि जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हैं, ठीक है, जिसमें हमारी जान को फौरी तौर पे ख़तरा हो, उन ख़तरात को डील करने के लिए हमारी कम्युनिटी को तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे उन्हें मसनूई तरीके से दिल का चलाना आना चाहिए। हाँ। किसी भी हार्ट अटैक, जैसे आज आप बता रहे हैं कि अमराज कल्ब का आज दिन है, उस हवाले से हार्ट अटैक हो जाता है तो अगर। प्रैक्टिकल की आपको चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं? जी जी, प्रैक्टिकली हमारे पास मौजूद है। हम आपको प्रैक्टिकली जो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की जो टेक्निक है, सीपीआर की जो टेक्निक है, सीपीआर की जो टेक्निक है, अगर खुदा न खास्ता किसको अचानक प्रॉब्लम होता है तो इसमें किस तरह से रिस्पॉन्स फर्स्ट एड दी जा सकती है, जो मोहम्मद सजाद साहब हैं वो हमें परफॉर्म करके इस हवाले से दिखाएंगे। और इस हवाले से जो बाकी अस्पतालों में भी जाके ट्रेनिंग हो, मुख्तलिफ इदारों में भी जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, इवन हम इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी सर कोई प्लेस नहीं देखती, इमरजेंसी कोई जगह नहीं देखती कि जहाँ पे इमरजेंसी के लिए स्पेसिफिक जगह नहीं होती। हाँ। किसी भी जगह पे इमरजेंसी वकूफ पजीर हो सकती है, और हमारे लिए जो सबसे कीमती चीज है वो इंसानी जान है। इंसानी जान है। इमलाक दूसरे नंबर पे आती है प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो। और इंसानी जान के लिए सबसे जो बुनियादी चीज है, आप अगर इंसानी जान बचाने के लिए आप 2-3 चीजें सीख लेते हैं। आपको मसनूई तरीके से दिल चलाना आ जाता है, आपको मसनूई तरीके से सांस बहाल करना आ जाता है, या अगर सांस के रास्ते में एक रुकावट है किसी के, कोई चीज फॉरेन बॉडी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गई है सांस के रास्ते में, अगर वो इस तरह की कोई इमरजेंसी है तो वो अगर आपको और दूर बाज़ करना- लोग कभी सांस बिल्कुल आना रुक जाता है और लोग कहते हैं बोला नहीं जा रहा, तो वो उस वक्त क्या करना जी, चाहिए? फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इसे कहते हैं। इसमें ये होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी, खास तौर पे ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, छोटे बच्चों के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है कि कोई भी चीज उन्हें मिलती है तो उन्होंने मुंह के अंदर डाल लेनी होती है, और वो बाज़ का सांस के रास्ते में जाके ब्लॉकेज पैदा कर देती है। इसलिए हमें सजाद साहब हमें दिखाएंगे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए हम जी। हमारे ऑडियंस को जरा जल्दी इस हवाले से दिखाएगा बस। जो इस हवाले से किस तरह से हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, जो पीसीआर, उसके अलावा जो हमारे जो दिल के अमराज के लोग होते हैं कि उनको खुदा न खासा मसला बनता है, तो इस हवाले से हमें मोहम्मद सजाद वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इस हवाले से ये सामने हम दिखा सकते हैं किस तरह से आप अच्छी तरह बता भी सकते हैं जी। किस तरह से वर्क होगा। उस हवाले से पहले हम जो है बच्चे वाली मैंने जैसे बात की है कि फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसमें ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, मैनिकिन है हमारे पास, अगर इसके सांस के रास्ते में रुकावट हो चुकी है तो सबसे पहले ये करना है कि जो भी आपके पेरेंट्स हैं, लवाहिकीन हैं, उन्हें काम डाउन करें और उनसे बच्चा उनकी परमिशन से ले लें, और उसके बाद इंश्योर करें कि आपका जो बच्चा है उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। उसके लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं सिजाद साहब। ये प्रैक्टिकल करके हमें दिखा रहे हैं। उस हवाले से मजीद इसमें फिर आगे दूसरा स्टेप क्या होगा? जी, आगे परफॉर्म करें। उसके बाद आपने एक सी शेप में अपना हाथ करना है और बच्चे की चिन के नीचे रखते हुए उसे उल्टा अपने बाजू के ऊपर लेटा लेना है। ठीक है। और अब उसका जो सर है उसकी बॉडी के लेवल से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। हाँ। और पीछे जो कंधे हैं, दोनों कंधों की प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में बैक ब्लोज करने हैं। ठीक है। ये मतलब 5 बैक ब्लोज करेंगे, 5 बैक ब्लोज करेंगे, और उसके बाद बच्चे को सीधा करेंगे, और उसके बाद 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे ठीक है। फिंगर्स की मदद से, 2 फिंगर्स की मदद से, जहाँ पे जी दरमियान सीने के दरमियान में वो 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। और ये अमल उस वक्त तक करते रहेंगे इसी तरीके से जब तक कि वो चीज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो जाती, या आपसे ज्यादा कोई तरबियत याफ्ता अमला नहीं पहुंच जाता, या आप हॉस्पिटलाइज आपका विक्टिम जो है वो नहीं इससे हो जाता। बच्चे की जो जान बचाई जा सकती है। जी बिल्कुल, इससे बिल्कुल बचाई जा सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दूर हो जाएगी। इन केस अगर दूर नहीं होती तो ये वाला अमल अगर आप दिल के हवाले से प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या करना जी चाहिए? सीपीआर। और उसमें हम जो दिल के हवाले से प्रॉब्लम हो तो उसमें भी जो ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड के हवाले से रेस्क्यू की जानब से, और इसका सीखना काफ़ी लाजमी है लोगों के लिए। और ये हमारे सामने जो
सजाद साहब हैं वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। और इस हवाले से अशरफ साहब इसके हवाले से बताइएगा ताकि हम नाज़रीन को दिखा सीपीआर सकें। में जी बिल्कुल, सीपीआर में सबसे पहले जो है अपनी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, डेंजर असेस किया जाता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो रेस्क्यूअर की अपनी जान के लिए या मरीज की जान के लिए मजीद खतरे का बायस बन सकती है। सीन सिक्योर, उसके बाद बैठ गए हैं सियाद साहब और उसके साथ ही उसका अब रिस्पॉन्स लिया जाएगा उसकी अनकॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। ये इसके हवाले से इसमें दो तरीके इन्होंने अप्लाई किए हैं, एक वर्बल इन्होंने बात की है और उसके बाद उन्होंने टैप किया है, रिस्पॉन्स लेने की कोशिश की है जी। नेक्स्ट उसके बाद जो है उसका एयरवे चेक किया जाएगा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक के जरिए सिंपल उसके माथे पे हाथ रखना है, थोड़ी खोल के थोड़ी पे दबाव दे के मुंह खोल के उसके सांस के रास्ते में देखना है, अगर कोई चीज है विजिबल तो उसे निकाल देना है। एयरवेज क्लियर, उसके बाद जो है फौरन ही आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल करेंगे, किसी भी इमरजेंसी जो आपकी मुकामी बताएगा आखिर में इस हवाले से फौरी रिस्पॉन्स। जी जी, फौरी रिस्पॉन्स के बाद आपने इसकी जो है छाती पे 30 मरतबा दबाव देना है। ठीक है, इस तरह हाथों की पोजीशन बनाते हुए 30 दफा दबाव देंगे। 30 बार ये दबाव दिया जाएगा इस तरह, तो हम इस तरह से जो जिसको कार्डियक का प्रॉब्लम हो रहा है उससे रिलीफ मिल सकता है जी। और ये अमल आप कंटिन्यू रखेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, जब ये अमल जारी रखेंगे जब तक रेस्क्यू की इमदाद नहीं मिल जाती। अशरफ खान साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद सजाद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये सब ट्रेनिंग दिखाने का मकसद ये था कि हम अगर सब इस चीज़ से आगाह हो जाएं तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम बनता है तो यकीनन हम खुद फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसके बाद रेस्क्यू के आने के बाद उसको मज़ीद जो रिलीफ है वो मिल सकता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।